तो मित्रों, खिलौना बना खलनायक और आज टीचर बन गया स्टूडेंट। मैंने आज स्टूडेंट्स वाली टी-शर्ट इसलिए पहनी है कि मैं खुद विद्यार्थी बन के आया हूँ, क्योंकि ये इतिहास के अंदर जो क्रोनोलॉजी है इसके बाद ये राजा है वो मुझे याद ही नहीं रहता और यूपीएससी में कुछ ना कुछ पूछते हैं, कुछ बार आसान से सवाल भी सॉल्व नहीं हो पाते और मुझे लगता है बहुत सारे और स्टूडेंट की भी ये तकलीफ होगी कि उनको क्रोनोलॉजी याद नहीं रहती। तो आज मैं स्टूडेंट के रूप में प्रतीक सर जो पढ़ाएँगे मैं खुद भी पढ़ूँगा और लिखूँगा भी और मज़ाक के लिए नहीं, मैं असल में लिखूँगा। तो सर हमें सिखाइए एंशिएंट और मिडीवल के इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी जो सबको मिनिमम इतना तो पता ही होना चाहिए। जी सर, हम सर 2 तरह से शुरू करेंगे। पहले तो टाइमलाइन क्रोनोलॉजी देखेंगे, ओवरऑल हिस्ट्री में जो प्रोग्रेशन हुआ है हर एक तरह से, और दूसरा इम्पोर्टेंट राजा और किंगडम्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, जहाँ से किंगडम बन के आए। पहले आप देखिए, लोग याद याद रखने की कोशिश करते हैं डायनेस्टीज़ का नाम, किंगडम्स का नाम या किंग्स के नाम, पर आपको तो पहले वो देखना है कि पहले डायनेस्टीज़ थी नहीं, सोसाइटी में डेवलपमेंट था ही नहीं, राजा उद्भव ही नहीं हुए थे। तो पहला जो हिस्ट्री का जो पीरियड आता है, उसे हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्रिक इंडिया। अब इसको क्यों प्री हिस्ट्रिक कहते हैं और इसकी कहानी किस तरह से शुरू होती है, इसकी टाइमलाइन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तकरीबन शुरू होती है 5 लाख ईयर्स अगो से। 5 लाख साल पहले से प्री हिस्ट्रिक इंडिया की शुरुआत हुई है और वो चल के आई है तकरीबन 10,000 बीसी तक। इन सब के बीच में आपको 3 पीरियड सबसे प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब उसमें हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, पर पैलियोलिथिक एक पीरियड है, ओल्ड स्टोन एज के रूप में पहचानते हैं। मेसोलिथिक इज मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक इज न्यू स्टोन एज। ये पूरा का पूरा 5 लाख ईयर्स अगो से लेके 10,000 बीसी तक, कुछ-कुछ किताबों में सर इसमें 6,000 बीसी तक का टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखोगे तो यहाँ की टाइमलाइन कोई डिफाइंड नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा उतना। हुँ। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि किसी में कहा गया होगा कि न्यूलिथिक पीरियड कंटिन्यूड टू एक्जिस्ट टिल 8000 बीसी इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? तो ये सही होगा, क्योंकि कुछ जगह के ऊपर आपको मिलता रहेगा। तो इसमें मूलतः से 5 लाख ईयर्स अगो से लेके 10,000 बीसी तक पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये 3 पीरियड है। बराबर। इसमें एडिशन हुआ एक सी का, जिसे हम लोग कहते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड, जहां हमको पता चलता है कि कॉपर प्लस स्टोन दोनों का डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा। ये जो पीरियड है सबसे लेटेस्ट पीरियड है। दिस एग्जिस्टेड अप टिल 3000 बीसी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 लाख ईयर्स अगो से लेके 10,000 बीसी तक आते आने तक का जो पीरियड है, ये पूरा स्टोन एज है। 10,000 बीसी से लेके 3000 बीसी तक का जो पीरियड है, इसको हम लोग कहेंगे चैल्कोलिथिक पीरियड। इसमें बहुत सारी साइट्स और लोकेशंस आपको मिलती रहेगी। ये सबसे पहला डेफिनेशन क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग करेंगे। ये जो टाइम पीरियड है उसमें ट्रांजिशन हुआ। कैसे ट्रांजिशन हुआ? तो मेटल एज का ट्रांजिशन हुआ। आप देखिए, पहला एज है उसे स्टोन एज कहते हैं क्योंकि पत्थर मिला था। हुँ। सेकंड एज है चैल्कोलिथिक पीरियड, जहां कॉपर मिलने की शुरुआत हुई इन द फॉर्म ऑफ मेटल, जिसे हम लोग कहते हैं मेटल एज या मेटल का डेवलपमेंट होना। ये कॉपर के बाद धीरे 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 जब इंसानों के अंदर बुद्धि आनी शुरू हो गई, डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा हम लोग कह सकते हैं एप्टीट्यूड बढ़ा, तो उसके बाद कॉपर का यूज किया गया इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज। ओके, तो कॉपर प्लस टिन ये दोनों की दोनों इकट्ठी होती है और वहां से ही शुरू होती है इंडस सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन एज वेल। ओके, इसका टाइम पीरियड कितना था? तो इसका टाइम पीरियड भी बुक टू बुक वेरी करता है। नया रिसर्च तो ये कह रहा है कि 8000 बीसी के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिन हुई थी। हम मानते हैं 2600 से लेके 1600 या 1800 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, वो पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का होगा सर। ओके, तो हम ये मानते हैं कि 2600 से लेके 1800 बीसी। अब आपको यहाँ से यूपीएससी ने सवाल किए हुए हैं सीएपीएफ में, सीडीएस में। ये पूरी इंडस सिविलाइजेशन आप सबको पता होगा कि बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। तो आपको मैपिंग से सवाल आता है यहाँ से कि भाई कौन सी वेस्टर्न मोस्ट साइट है, कौन सी ईस्टर्न मोस्ट साइट है, कौन सी नॉर्दर्न मोस्ट साउथ है, कौन सी साइट सबसे साउथ की तरफ आई है। तो एक ये है। सबकी सब इसमें नई नई करके आप पकड़ के चलिए 1000 से ज्यादा लोकेशंस आज की तारीख में डिस्कवर हुई है। क्या सबकी सब लोकेशंस इसी पीरियड में बिलोंग करती है, पर क्या एक साथ डेवलप हुई थी? नहीं हुई थी। तो दूसरी क्रोनोलॉजी सर इंडस सिविलाइजेशन में हमको ये भी पता होनी चाहिए कि इट इवॉल्व इन ऑलमोस्ट 3 स्टेजेस। मैं कहूंगा 3 स्टेजेस। कुछ साइट्स ऐसी है जो अर्ली हड़प्पन साइट्स। अब इसका टाइम पीरियड कौन सा होगा? तो इट इज अज्यूम कि 2600 से लेके 2200 बीसी तक का जो पीरियड है, दिस इज अर्ली हड़प्पन पीरियड। फिर मैच्योर हड़प्पन आया, ये 2200 से लेके 1800 बीसी तक का जो पीरियड है, ये मैच्योर हड़प्पन। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डेवलपमेंट आपको मिलता है, जिसे हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। और फाइनली वी विल सी कि लेट हड़प्पन आता है, वो होता है 1800 बीसी से लेके उसकी डिक्लाइन तक, है ना। डिक्लाइन का मतलब है कि भाई इकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण जब इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। तो ये पूरी की पूरी थीम है। इसमें नए नए शहर बने, जैसे लोथल जो है
वो लेट हड़प्पन पीरियड में बन के आया था। 1800 बीसी के आसपास उसका डेवलपमेंट हुआ है। मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है, हड़प्पा है, ये सब शहर मैच्योर हड़प्पन पीरियड में बन के आए थे। कुछ शहर ऐसे हैं जो अर्ली हड़प्पन पीरियड में बन के, जैसे आमरी है, कोटदीजी जैसे आपको शहर देखने को मिल जाएंगे। और कुछ शहर ऐसे थे जो हड़प्पा से बिलोंग नहीं करते थे, उनसे पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे न्यूलिथिक चालकोलिथिक पीरियड से ही। उसमें आपको मेहरगढ़ जैसे सेटलमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो हमें क्या देखना है, इंडस सिविलाइजेशन में क्रोनोलॉजी देखनी है कि ये पूरी की पूरी टाइम पीरियड इंडस सिविलाइजेशन की है 2600 से 1800। but this is not uniform or homogeneous development. It is divided into three parts at least: early, mature and late हड़प्पन। तो ये है, इसमें अभी लेटेस्ट यूपीएससी या एनसीईआरटी के अंदर एक अमेंडमेंट भी आया है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे क्रोनोलॉजी को। 2600 से लेके 1800 तक का जो पीरियड था वो इंडस सिविलाइजेशन का था। उसके डिक्लाइन के बाद इसी पीरियड में वी विल सी कि आर्यंस और वैदिक एज की शुरुआत हुई। कौन सा पीरियड? द आर्यन एंड द वैदिक एज पीरियड। कौन सा पीरियड है? 1500 से लेके 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है। अब हमें ये भी याद रखना है कि ये आर्यन और वैदिक एज का जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, ये किस पीरियड में हुआ है? दिस इज द टाइम पीरियड फ्रॉम 1500 टू आई वुड से 600 बीसी। इंटरेस्टिंगली इसमें भी स्टोरी वही देखने को मिलती है जो इंडस सिविलाइजेशन में थी। इसको भी हिस्टोरियंस ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पीरियड है जिसे हम लोग कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। क्या कहते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड। अब ये क्या है भाई साहब? तो ऐसा मानते हैं कि जब आर्य समुदायों का उद्भव हुआ, आर्यन कम्युनिटी, आर्यन किंगडम्स, छोटे 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 जन हुआ करते थे, वो सबके सब इवॉल्व हुए थे इन द रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज द सप्त सिंधु, है ना? तो सप्त सिंधु वाले रीजन्स में जब अलग अलग आर्यन किंगडम्स का डेवलपमेंट हो रहा था, इसको हम लोग कहते हैं जनास। और ये जन को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी हुआ करती थी राजन। राजन का मतलब होता है राजा। ये 1500 से 1000 तक का बीसी तक का जो टाइम पीरियड था। उसके बाद ग्रेजुअली देयर इज टेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज सतपथ ब्राह्मण्य, जो ये कहता है कि द आर्यन कम्युनिटी माइग्रेटेड। माइग्रेशन का मतलब है कि वो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए, गंगा यमुना की तरफ। ये पीरियड कौन सा था? इसको हिस्ट्री में कहा गया है लेटर वैदिक पीरियड, 1000 से लेके 600 बीसी तक का पीरियड। तो कहने की बात मेरी ये है कि जब ये किंगडम्स फॉर्म होने शुरू हो गए, तो यहाँ से अब राजाओं के नाम, राजाओं का डेवलपमेंट, इन सब का आपको बेसिस देखने को मिलेगा। जी तो सर। मतलब कि वो कबीर बेदी ने वो डैम तोड़ दिया था, इसलिए ऋतिक रोशन हाँ, उधर से। वो सर इंडस सिविलाइजेशन का पार्ट है। वो एक्चुअली लेट हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन का पार्ट है, अब जहाँ वो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि डैम तोड़ दिया तो वो लोग यहाँ पे माइग्रेट चले गए। वो थोड़ा मिक्स करके दिखाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं सर। वैदिक एज के बाद जो तीसरा पीरियड है, दैट इज नोन एज द पीरियड ऑफ महाजनपदास और सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये पूरा का पूरा जो पीरियड है, इसमें भारत में जो जन थे ये सबके सब 16 महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। एक्चुअली क्या हुआ, वैदिक एज में जो किंगडम्स हुआ करते थे उनको कहते थे जनास या जन। ये जन को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी थी राजन्य। राजन्य शक्तिशाली हुए, किंगडम्स बने, लड़ाइयाँ हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुई, मर्जर्स हुई, एक्विजिशंस हुई, जैसे आज की तारीख में होते हैं वैसे ही। इन सब का परिणाम ये हुआ कि 16 महाजनपद बन के आए। कौन से पीरियड में? 600 से लेके 325 बीसी तक का पीरियड, करीबन 200 साल का टाइम पीरियड में आपको इनका डेवलपमेंट मिलता है। ये महाजनपद क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे छोटे जनपद इकट्ठे होके महाजनपद बन के हुए थे, पहली बात। जैसे इस वो इंडियन अलायंस बना था। जैसे एक अलायंस बन गई, एग्जैक्टली सर। ओके, मैं आपको एक महाजनपद के एग्जांपल आपको दूंगा। पांचाल। पांचाल का डेवलपमेंट ये है कि 5 अलग अलग छोटे छोटे जन थे, इकट्ठे होके पांचाल करके महाजनपद बन के आया। वैसे ही आप देखोगे कुरु वंश। कुरु वंश की हिस्ट्री ये है कि भारत वंश करके एक वंश था और पुरु करके एक वंश था। भारत और पुरु इकट्ठे हुए और बन गए कुरु वंश। ओके, तो इस तरह से छोटे बड़े महाजनपदों का डेवलपमेंट हुआ। ये पीरियड 600 बीसी से शुरू हुआ। अब इस पीरियड में हमें क्या याद रखना है? दिस इज द पीरियड वेर बुद्धा यूज टू एग्जिस्ट। दिस इज द पीरियड वेर महावीर यूज टू एग्जिस्ट। अब आपको पूछा जा सकता है कि महावीर किसके कंटेम्परी थे, बुद्ध किसके कंटेम्परी थे? तो ये एक सवाल था। तो बुद्धा का टाइम पीरियड मोटे मोटे तौर के ऊपर 540 से लेके या 568 से, अगर आप पकड़ के चलिए, 568 से लेके वी विल कम टू नो कि करीबन 483 बीसी तक का टाइम पीरियड है। अब इस पीरियड में बुद्ध के कंटेम्परी कौन थे? तो इंपॉर्टेंट राजा आपको यहाँ मगध के अंदर देखने को मिलेंगे। मगध में बिंबिसार करके एक राजा हुआ करता था। अजात शत्रु करके एक राजा था जो बेसिकली बुद्ध के कंटेम्परी थे। महावीर भी इसी पीरियड में हो गए। महावीर का टाइम पीरियड 540 से लेके 468 बीसी के रूप में कंसीडर किया गया है। नॉर्मली इसमें भी थोड़ी बहुत वेरिएशन है बुक्स टू बुक्स, पर हम लोग ये मानते हैं ये और बुद्ध कंटेम्पररी थे।
यहाँ पे मगध के राजा, वज्जी के राजा, ये सबके सब आपको पता होने चाहिए। जैसे कोशाल करके किंगडम था, उसमें एक राजा हुआ करता था प्रसन्नजीत। तो इस तरह के सवाल आपको पूछता है कि कौन किसका कंटेम्पररी हुआ करता था। तो 16 के 16 महाजनपद में सब में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर 3-4 महाजनपद वत्स है, कोशाल है, अवंती है, मगध है, इनके राजाओं के नाम और इनकी डायनेस्टीज के नाम हमें पता होने चाहिए। जैसे कि सर, मगध में 600 से लेके 325 तक टोटल 4 डायनेस्टीज या 3 डायनेस्टीज ने शासन किया। एक थी हर्यक डायनेस्टी, दूसरी थी शिशुनाग और तीसरी थी नंद। ये नंद डायनेस्टी थी जिसको टॉपल करके पाटलिपुत्र के अंदर मौर्य डायनेस्टी को सत्ता पे बिठाया जाता है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे शासन के ऊपर आएंगे, कौटिल्य की मदद लेके। कौटिल्य क्यों? क्योंकि उनके गुरु हुआ करते थे जो उनको गाइड करते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सर 250 साल तक चली है, ये हमको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कोशाल में प्रसन्नजीत राजा के बारे में बताया, वत्स में आपको एक राजा देखने को मिलते रहते हैं जिनका नाम था नहीं सॉरी, प्रसन्नजीत यहाँ पे थे। अवंती में आपको प्रद्योत करके एक राजा देखने को मिलते हैं, प्रद्योत, आपको ये पूछा जा सकता है। वत्स के अंदर भी आपको उदयीन करके एक राजा देखने को मिलेंगे। और मगध में तो 3-4 डायनेस्टी है, सब में राजा है। जैसे हर्यक डायनेस्टी के 3 राजाओं का नाम पता होना चाहिए। बिंबिसार बताया मैंने, अजातशत्रु के बारे में बताया, है ना, उदयीन करके बारे में बताया। शिशुनाग में शिशुनाग खुद है, नंद में धनानंद करके राजा है, जिनको टॉपल करके मौर्यन डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आई थी। तो ये पूरी 250 साल की प्रक्रिया है। अब देखिए सर, इसमें क्या याद रखना है, एक तो पॉलिटिकल चेंजेस है, ये डायनेस्टी तो क्रोनोलॉजी हमने देखी। इसी पीरियड में भारत में विदेशी आक्रमण हुए। किसके किसके हुए? कि जब ये महाजनपद बन रहे थे ना 600 के आसपास, तब भारत में पर्शियन इन्वेजन होता है। पर्शियन, पर्शियन यानी कि ईरानियन इन्वेजन होता है। कब आते हैं ईरानियन? ईरानियन लोग आते हैं 550 सी के आसपास। अब क्या ये पूरे भारत के ऊपर कब्जा करेंगे? बिल्कुल नहीं। 550 से लेके करीबन 330 तक, मतलब 200 साल तक, आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब और सिंध के कुछ प्रदेशों में ईरानियन राजाओं का दबदबा हुआ करता था। इसमें बहुत राजा है, एक साइरस करके राजा है, साइरस द ग्रेट कहते हैं। उसके बाद जर्सिस आया और उसके बाद डेरियस 1 आया, डेरियस 2 आया, डेरियस 3 करके राजा था। इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमको क्या याद रखनी है? डेरियस 3 करके जो राजा हुआ करता था, ये लास्ट किंग था ईरानियन डायनेस्टी से। और इस दौर के अंदर ही सिकंदर आएगा, वही सिकंदर जो इनको टॉपल कर देता है। किसको? पर्शियंस को टॉपल कर देता है। तो पर्शियंस का इन्वेजन इंडिया पे नहीं हुआ सीधे सीधे तौर के ऊपर, पर हम ये कहते हैं कि पंजाब वाला रीजन इन्होंने कैप्चर करके रखा था। और ये बेसिकली सबसे पहले ही कैप्चर कर दिया था आफ्टर देयर एंट्री टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब सवाल ये आता है कि डेरियस 3 को हराने के बाद सिकंदर किस साल में इंडिया के अंदर आया और उस टाइम पे कंडीशंस क्या हुआ करती थी। तो याद रखना कि अलेक्जेंडर करीबन 326-327 के आसपास इंडिया में आता है। उसने जब एंट्री की तो सबसे पहले पर्शियंस को हराया। पर्शियंस में से कौन से राजा को हराया है? तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, उसने हराया था डेरियस को या डरायस को। इस पीरियड में इंडिया के कुछ कुछ राजाओं का नाम आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी पीरियड में मौर्यन डायनेस्टी का ओरिजिन भी हो रहा है और इसी पीरियड में अलेक्जेंडर की एंट्री भी हो रही थी। एक्चुअली हुआ क्या कि अलेक्जेंडर जब आया तो उसको कुछ कुछ राजाओं ने स्वागत किया। जैसे तक्षशिला का एक राजा था, अम्भी, उसका स्वागत करता है। पोरस करके एक राजा था, उसका विरोध करता है। अलेक्जेंडर उसके साथ लड़ाई कर देता है झेलम नदी के किनारे। इसको हाइडस पास की लड़ाई के रूप में भी पहचानते हैं हम लोग। अलेक्जेंडर जब प्लान कर रहा था कि मैं सतलज नदी और ब्यास नदी क्रॉस करके भारत की तरफ आऊंगा, तो उसकी सेना को किसी ने धनानंद और नंदा डायनेस्टी के बारे में बताया और कहा कि भाई इनके हाथ में बहुत सारे हाथी है, अगर हम यहाँ पे भारत में एंटर करेंगे तो हाथी के नीचे दबा दिए जाएंगे। तो उसके बाद अलेक्जेंडर ने वापस ले लिया। तो अलेक्जेंडर जब वापस गया तो इसी का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य ने, और इस तरह से 325 बीसी में विल सी द मौर्यन डायनेस्टी विल कम टू पावर। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अलेक्जेंडर के आगमन के कारण कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में मौर्यन डायनेस्टी का ओरिजिन का भी एक फायदा आपको देखने को मिलता रहता है। तो ये पूरी की पूरी थीम लाइन है सर, हमको इस तरह से याद रखनी है कि कौन किसका कंटेम्पररी था, अलेक्जेंडर के आगमन के कारण क्या असर हुई है, मतलब इसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मध्यकाल इसके बाद से शुरू होता है या यही? नहीं, अभी तो सर एंशिएंट इंडिया ही चल रहा है। अभी तो अभी है ना, छोटे छोटे किंगडम से उसको महाजनपद कहते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जब सत्ता के ऊपर आएगा तब साम्राज्य बनेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं एम्पायर बिल्डिंग इन इंडियन हिस्ट्री। ये शुरू हुआ 325 बीसी से लेके और 185 बीसी तक आते आते विल कम टू नो कि मौर्य अब यहाँ पे एम्पायर बिल्डिंग की बात करेंगे। जी सर। तो हम सर ये करें कि
अब तक मैंने तो काफी सब नोट्स में लिखा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में लिख रहा हूँ कि 10 लाख से लेके नहीं 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक प्री हिस्टोरिक था या स्टोन एज था, उसमें पेलियो मेसो और नेओलिथिक था। फिर चैल्कोलिथिक या कॉपर आया। उसके बाद 2600 से लेके 1800 बीसी में इंडस वैली जो ब्रॉन्ज के साथ जुड़ा है, उसमें अर्ली मैच्योर और लेट हड़प्पन पीरियड थे। लेट में लोथल था। फिर आपने पढ़ाया कि 1500 से 600 बीसी में आर्यन या वैदिक एज था, उसके दो हिस्से हैं, अर्ली और लेटर। लेटर वैदिक। अर्ली वाला सप्त सिंधु था, लेटर में वो इस तरफ गंगा यमुना में आते हैं। फिर महाजनपद बनते हैं, पांचाल कुरु वगैरह 616 से 600 से लेके 325 बीसी। फिर उसी वक्त पर्शियंस का भी 550 से 330 सी में आप कुछ बात कर रहे थे। और फिर डेरियस थ्री को सिकंदर ने हराया 326 में। उसके बाद ये सिकंदर भारत आता है तो झेलम के पास पोरस नदी पर, नहीं पोरस पोरस राजा था, उसकी झेलम नदी के किनारे लड़ाई हो गई उसके साथ। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य 325 से, और अभी हमें और पढ़ना है 1085 तक, 185 बीसी तो तक। मित्रों हम लोग क्या करेंगे, अभी और पढ़ाई करेंगे और मैं भी लिखता रहूंगा। तो ये हम दो पार्ट्स में करेंगे। अभी हम 1085 तक 85 तक 185 बीसी, नॉट 1080। ओके 325 से लेके 185, वी आर कमिंग टुवर्ड्स जीरो। हम अब जीरो की तरफ ओके जा ओके रहे हैं, जीसस क्राइस्ट वाला जो टाइम पीरियड है ओके उसकी तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन वाली जो हिस्ट्री का जो वीडियो है वो सेशन मददरूप हो रहा होगा। पर यूपीएससी में क्रोनोलॉजी के बाहर की भी जो इतिहास और उसकी जो फाउंडेशन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और भी विषयों की जब तैयारी करनी होती है, तो उसको लेके आपको दुविधा ना हो, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन करिए हमारे लाइव क्लासेस को। जी हाँ दोस्तों, इस यूट्यूब के माध्यम से हम आपके साथ तो जुड़े रहेंगे, पर मैं आपको अनुरोध कहूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन करिए इंडिया के टॉप और इंडिया के बेस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स के साथ, जहां आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाएगा रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां यूपीएससी की तैयारी के लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर, एक सिंगल विंडो के अंदर जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ तैयारी कर सकते हो। और अभी आपको उसके लिए 60% डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 60% ऑफ प्लस 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन विथ टेस्ट सीरीज, जीएस, सीसेट क्लासेस, ऑल बैचेस और मल्टीपल टाइम्स आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, सेशंस को कंडक्ट कर सकते हो। आप अगर हमको डाउट पूछना चाहते हो तो आप हमको लाइव क्लास के साथ हमारे साथ डिस्कशन भी कर सकते हो, तो इसका जरूर से लाभ उठाइए। अभी आपको 2026 के लिए 12 मंथ्स सब्सक्रिप्शन प्लस 3 मंथ एक्सटेंशन यानी कि 15 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है 22,999। 15 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स यानी कि 18 मंथ्स, 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है 24,999 में। 27 और 28 के लिए भी अगर आप कॉलेज में हो और अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप ये कोड को यूज करना PN लाइव, जहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिला गया। और आप हमारी नई बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, आरंभ, इग्नाइट, आगाज, नीव और भी बहुत सारी आपको लाभ मिलेंगे। तो जरूर से हमको ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसकी डिटेल्स और लिंक मिल जाएगी। आपको यहाँ पे हमारी तरफ से फ्री मटेरियल अपडेट भी दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक अवेलेबल है, जहां प्रीलिम्स के PYQ है टॉपिक वाइज। यूपीएससी के बहुत बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती कि भाई सर सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी में कौन से सब्जेक्ट्स है, किस तरह से अप्रोच करना है, उसकी भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। साथों के साथ करंट अफेयर्स जो एक बहुत ही पेचीदा विषय बन के आया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसकी भी आपको कंपाइलेशन फ्री में अवेलेबल है। आप सब्सक्रिप्शन लो कि ना लो, इसको डाउनलोड कर दीजिएगा और अपने यूपीएससी की जो जर्नी है उसको ज़रूर से शुरू करिए। सब्सक्रिप्शन लेते समय या कभी भी फ्री आपको मटेरियल एक्सेस करना है और अगर आपको कोड पूछा जा रहा है तो ये कोड को यूज़ करना ना भूलेगा, PN लाइव, टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट। जी सर, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने 325 में ही मौर्य साम्राज्य मौर्यस देखा, फिर मौर्य साम्राज्य 325 से ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश होता है विद्रोह करने के बाद नंदास को टॉपल। इसमें फिर पहले चंद्रगुप्त मौर्य मिलेंगे, फिर बिंदुसार मिलेंगे और अशोक मिलेंगे। अब देखिए, हर एक राजा की टाइमलाइन तो आपको क्लियर नहीं होगी, पर मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ अशोक का टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए कि 273 से लेके 232 BC तक का जो टाइम पीरियड है, दिस इज एक्चुअली अशोकन टाइम पीरियड। और अशोक के मृत्यु के बाद आप देखेंगे फ्रॉम 232 BC 185 तक आते आते पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ऑल आउट होने का मतलब ये है कि उनका डिक्लाइन हो गया। अब ये डिक्लाइन के ऊपर अलग से चर्चा होती है,
बहुत सारे राजा आपको देखने को मिलते हैं। सबके सब राजाओं को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको जैसे फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट राजा में अशोक पता होना चाहिए। वैसे ही लास्ट राजा है मौर्यन डायनेस्टी का, उसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ को अपने ही मंत्री ने मारा है ना, हमें तो अपनों ने ही मारा, गैरों में कहाँ दम था सर, ठीक है, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, तो इनके साथ भी यही हुआ। अपने ही मंत्री ने उनको टॉपल कर दिया। अब आप पूछोगे कि क्यों मार दिया, क्या राजकीय सत्ता की एक कारण थे या और भी कारण थे? तो 185 बीसी में जब इनका डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे का कारण था फिर से ग्रीक्स इंडिया में इन्वेड करते, वही ग्रीक्स जो अलेक्जेंडर छोड़ के गया था। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में एक नया डेवलपमेंट होता है, वो है चेंजिंग ऑफ द जियोपॉलिटिकल एंटिटी। इसको कहते हैं पोस्ट मौर्यन इंडिया, द पीरियड फ्रॉम 200 बीसी टू 300 सीई सर। ओके, ये टाइम पीरियड 500 साल का टाइम पीरियड है। कितने साल का है? 500 ईयर्स का टाइम पीरियड है, क्योंकि 200 बिफोर कॉमन एरा है, बीच में एक हाइपोथेटिकल जीरो लगता है, और फिर हम लोग 300 सी तक के टाइम पीरियड में चलते हैं। इस पीरियड में सैकड़ों डायनेस्टीज अलग अलग पीरियड में अलग अलग जगह के ऊपर रूल करेगी। बड़ा सा साम्राज्य मौर्यस ने बनाया था, वो टूटता है, और टूटने के बाद वी विल सी कि न्यू स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स विल कम इनटू द पिक्चर। जैसे मौर्यस के डिक्लाइन के बाद इंटरेस्टिंगली मगध वाले रीजन में कौन सत्ता के ऊपर आया? तो आते हैं शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी कौन? पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्यस का ही सेनापति था, जिसने सत्ता हथिया ली थी अपने राजा को मार के। शुंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 185 से लेके 72 बीसी तक का पीरियड। ये शुंगों को मार के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कणव डायनेस्टी पावर के ऊपर आई। इनके साथ वही हुआ जो हम लोग कहते हैं कि मौर्यस के साथ होता है। मतलब शुंगों ने मौर्यस को मार के सत्ता ली थी, राइट? अभी मैंने आपको बताया। वही कहानी शुंगों के साथ हुई। शुंग का जो मंत्री था, जिसका नाम था कणव, वासुदेव कणव ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने ही शुंग राजा को मारा और अपने हाथ की अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश। अब इसमें से क्या सवाल आएगा? इतने सारी डायनेस्टीज मगध के ऊपर रूल करती है, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड किसका था? तो वो कणव डायनेस्टी का था। क्यों? क्योंकि 72 से लेके 27 बीसी तक ही खाली वो शासन कर पाएंगे। तो यू कैन इमेजिन कि दे वर वेरी मच कन्फाइंड। अब सवाल यह था कि कणव डायनेस्टी को किसने खत्म किया था? उनके साथ क्या विद्रोह हो गया था? तो उनको खत्म किया था सतवाहना। वही सतवाहना जो दक्खन से रूल करते थे, और उन्होंने जाके मगध के ऊपर आक्रमण किया और अपना होल्ड बना दिया सर, ठीक है। तो इस तरह से पोस्ट मॉडर्न इंडिया की आपको कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। ये 500 साल का टाइम पीरियड है। इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ 500 years. It encompasses the period from 200 BC to 300 CE. In this period, we will see कि मगध went through a huge political vacuum. Actually, आप हुआ क्या? आप देखिए 27 BC में मगध का डिक्लाइन हो गया। कणव डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, सातवाहना आके उनको खत्म कर देते हैं। फिर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट राजा नहीं मिलेगा। मगध का फिर से रिवाइवल कब होगा? पाटलिपुत्र का तो रिवाइवल होता है करीबन 320 सीई में। कब होता है? जब गुप्ता डायनेस्टी पावर के ऊपर आती है, और गुप्ता डायनेस्टी फिर से पाटलिपुत्र में अपना दबदबा एस्टैब्लिश करेगी। तो कहने की बात मेरी ये है दोस्तों, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि भाई आप जब हिस्ट्री को देखते हो तो आपको क्रोनोलॉजिकली पता होनी चाहिए कि मगध में एक बहुत बड़ी वैक्यूम होगी। ये आखिर की ब्रांच थी जब मगध के ऊपर सत्ता में आती। दूसरा 200 बीसी से लेके 300 सी तक के पीरियड में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत बड़ा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अशोक ने ये सब रीजन जीता था। आज का कांदाहार, अफगानिस्तान तक का रीजन है, वहां पे विदेशी शासक आते हैं। 4 डायनेस्टीज रूल करने के लिए आएगी। इन चारों डायनेस्टीज के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स, सीथियंस, पार्थियंस और कुषाण। सर एक्चुअली ये क्रोनोलॉजी बेस्ड आते हैं। इनमें से सवाल बहुत बार आ चुके हैं, स्टेट पीसीएस में सवाल आ चुके हैं। अब ये कौन थे इंडो ग्रीक्स और ये कब आए हैं? तो इंडो ग्रीक्स आते हैं फर्स्ट सेंचुरी बीसी में या सेकंड सेंचुरी बीसी में। इनफैक्ट जब शुंग डायनेस्टी रूल कर रही थी ना सर, ये शुंग डायनेस्टी के समय पे ही ये लोग ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग और उसका बेटा अग्निमित्र रूल कर रहा है, तभी इंडो ग्रीक्स ने आके भारत में आक्रमण किया। इनफैक्ट पुष्यमित्र शुंगा वाज अ कंटेम्पररी ऑफ इंडो ग्रीक किंग कॉल्ड एस डिमेट्रियस, है ना। तो इसमें बहुत सारे राजा है। मुझे लग रहा है कि एक आध राजा के ऊपर से सवाल आ सकता है। वो सवाल है मिनेंडर के बारे में। पिछले बार आ चुका है, क्योंकि मिनेंडर एक ऐसा राजा था जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और इसने बुद्धिज्म को कन्वर्ट कर दिया था। तो उसने एक बुद्धिस्ट सेंट मिलते हैं जिनका नाम है नागसेना, अगर आपने पढ़ा होगा तो। और नागसेन को मिलने के बाद ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो उसकी ये पूरी थीम लाइन है। सीथियंस में शकास कहते हैं, पार्थियंस ईरान से है, और चौथे आए कुषाण। कुषाण में कनिष्क करके राजा था। कनिष्क का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। कनिष्क का टाइम पीरियड है अराउंड 78 सीई।
मतलब ये फर्स्ट सेंचुरी में आ गया है कॉमन एरा में आज के दौर के अंदर। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर द सीक्वेंस क्रोनोलॉजी। ये तकरीबन तकरीबन मैं कहूंगा कि 200 साल के टाइम पीरियड में ये डिवाइडेड है, 4 डायनेस्टीज। वैसे ही सातवाहनों के साथ है, सातवाहनों का टाइम पीरियड 400 साल का है। आपको पूछा जा सकता है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस कौन सी डायनेस्टी ने सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक शासन चलाया है, तो वो सातवाहन थे। क्यों? क्योंकि ये लोग शुरू करते हैं महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान नाम की जगह से, पैठन नाम की जगह से, और पैठन से लेके अमरावती तक इनका होल्ड था। अमरावती यानी कि आज का आंध्र प्रदेश वाला रीजन सर। ओके, तो ये पूरी कहानी सतवाहनस की है। इसमें बहुत सारे राजा है, प्रोमिनेंट राजा एक ही था, गौतमीपुत्र सतकर्णी, हमें नाम पता होना चाहिए। वैसे ही आपको कलिंग के अंदर एक राजा देखने को मिलता है, खारवेल, जो उत्तर मौर्य काल में यानी कि पोस्ट मौर्यन काल में रूल कर रहा था, और उसने छेदी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। छेदी डायनेस्टी या छेदी वंश कहते हैं। वही कहानी आपको नीचे साउथ इंडिया में देखने को मिलती है, क्योंकि ये पूरा 500 साल का नक्शा है। इसमें 3 डायनेस्टी संगम पीरियड के अंदर निकल के आए। कौन से थे? तो एक तो थे चेरास। चेरास कहाँ से रूल करते थे? चेरास यूज्ड टू रूल फ्रॉम मॉडर्न डे केरला। दूसरे थे चोलास। चोलास यूज्ड टू रूल फ्रॉम द मॉडर्न डे तमिलनाडु, कावेरी पट्टनम या पुहार से। और तीसरे थे पांड्यास। पांड्यास यूज्ड टू रूल फ्रॉम मदुराई। मदुराई यानी कि आज का दक्षिण तमिलनाडु से। इसको संगम एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द पीरियड ऑफ 500 years वेयर द संगम असेंबली ऑफ पोएट्स हैड टेकन प्लेस, है ना। इस पीरियड में हुई थी, कुछ पहले भी हो चुकी थी, और इसको पंड्या डायनेस्टी ने पेट्रोनेट दिया था, जिस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डायनेस्टीज पावर के ऊपर आई है। सबका टाइम पीरियड कॉमन नहीं है, उतना याद रखिएगा। तो सर ये बड़ा टफ है, इसके अंदर अगर हम चाहे तो और आधा एक घंटा डिस्कस कर सकते हैं, पर हमें क्रोनोलॉजी ये जाना है, तो थोड़ा आगे चलते हैं। जी सर, एक दो छोटे सवाल अगर आपकी परमिशन से मैं पूछूं। जी सर। ये जो आपने बताया सिंथियन या शक और पार्थियन, हम्म। तो ये लोग कहाँ से आए थे? अच्छा, ये आए कहाँ से थे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर सेंट्रल एशियन से आए हैं। इंडो ग्रीक, सीथियंस और कुषाण सबके सब सेंट्रल एशिया से आए। पार्थियन जो है वो ईरान से आए हैं। इनको पहलवास के रूप में भी पहचानते हैं, पहलवास। और इनका ओरिजिन जो है आज का मॉडर्न डे कैस्पियन सी, ईरान के सटे है। बाकी सीथियंस, इंडो ग्रीक्स और कुषाण जो है ये मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से मिलेंगे। इनकी एंट्री के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तब बन रही थी। इंडो ग्रीक्स और सीथियंस जो थे ऊपर नीचे के नेबर थे, तो सीथियंस को जब एंट्री नहीं मिली चाइना में, इन्होंने ग्रीक्स को प्रेशराइज किया, ग्रीक्स इंडिया की तरफ आए। तो ये पूरी स्टोरी लाइन आपको मिलती रहेगी सर। और सर आपने बताया संगम एज में ये चोला चेरा और पांड्यन थे, हाँ। तो और पांड्यन आप बता रहे हैं दक्षिण तमिलनाडु, हाँ, तो मदुरई। फिर हाँ, तो ऊपर आंध्र की और तेलंगाना की साइड में कौन थे? आंध्र, मतलब आंध्र तमिलनाडु की बॉर्डर में आपको चोलास मिलेंगे। एक्चुअली चोलास की जो रीजन है वो कावेरी में है, और कावेरी का जो डेल्टा बनता है वो ऐसे तो तमिलनाडु में बनता है, पर उनका साम्राज्य आज के दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक भी फैला हुआ था। एक्चुअली इस रीजन को कहते हैं तोंडाई मंडलम। इट इज कॉल्ड एज तोंडाई मंडलम, वहां पे इनका शासन था। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग राजा है। जैसे आप देखोगे तो इलांगो अडिगल करके एक राजा है, जिसने शिलापदिकरम करके एक बुक लिखी हुई है। या मदुरई के ऊपर एक मानगढ़ी मरुदम करके एक ऑथर है, जिन्होंने मदुरई कांजी करके एक बुक लिखी थी, तमिल लिटरेचर की बुक्स है। कभी आगे डिस्कस करेंगे, बट इसमें बहुत सवाल बनते हैं। खारवेल राजा का नाम है सर, बाय द वे। आधे लोग को तो समझ में नहीं आता ये कौन है। इनकी डायनेस्टी का नाम है छेदी डायनेस्टी, और ये कलिंग से रूल करते थे। एक्चुअली अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, 1.5 लाख लोगों को अटैक किया, उसके ऊपर कत्लेआम हुआ, और फिर खारवेल फिर सत्ता के ऊपर है। उन्होंने कलिंग को इंडिपेंडेंट किया था। इनके इंस्क्रिप्शन है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जी सर। बढ़िया है सर। तो ये पीरियड है 200 बीसी से लेके 300 सी। वहां से एक स्टेप आगे चलेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है द पीरियड फ्रॉम 320 टू 550 सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कॉल्ड एज द गुप्ता पीरियड एंड द गुप्ता एज। ओके, सो द गुप्ता एज की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो ये क्लियर हो जानी चाहिए, और टाइम पीरियड क्या है। तो 320 से लेके 550 सी तक आपको गुप्ता पीरियड देखने को मिलता है। इनका कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्र। इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द लास्ट डायनेस्टीज दैट यूज्ड टू रूल फ्रॉम पाटलिपुत्र, क्योंकि इनके बाद भारतीय इतिहास में जो कैपिटल है वो चेंज हो जाता है, एंड द कैपिटल गेट शिफ्टेड टू द कन्नौज। ओके, कन्नौज यानी कि आज की वेस्टर्न यूपी में। अब गुप्ता पीरियड में 320 में जो राजा पावर के ऊपर है उनका नाम था चंद्रगुप्त वन। बट चंद्रगुप्त वन वॉज नॉट द फाउंडर। तो हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनके पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्ता करके भी राजा थे। 320 से लेके 550 तक आपको राजाओं की पूरी झड़ी देखने को मिलती रहती है। हमारे लिए सबके सब इंपॉर्टेंट राजा
4-5 है, जैसे चंद्रगुप्त 1 है, उनके बेटे समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त 2 है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है। एक्चुअली स्कंदगुप्त के बाद इनका डिक्लाइन होने की शुरुआत हो जाती है। अब कैसे याद रखेंगे इन सबको टाइमलाइन के पॉइंट ऑफ से? चंद्रगुप्त 1 वाज द फाउंडर, ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, मतलब साम्राज्य नहीं बना पाए, बट समुद्रगुप्त वाज द वन जिसने एम्पायर बिल्डिंग किया। तो अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में अपना नाम लिखवाते हैं, और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति इशू करवाई थी अपने मंत्री के द्वारा, जिसका नाम था हरि सेना, जहां इन्होंने अपने दबदबे की बात की है, और वो ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना एम्पायर बनाया था। वैसे ही चंद्रगुप्त 2 है, दिल्ली के अंदर इंस्क्रिप्शन है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन इनके द्वारा इशू किया गया है। कुमारगुप्त की इंपॉर्टेंस है, इन्होंने नालंदा की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त वाज द वन जिसने भारत के सामने विदेशी आक्रमणकारियों को रोका। आप देखिए भारत में कंटिन्यूअसली विदेशी आक्रमण हुए। पहले कौन से आए थे? पर्शियंस। पर्शियन। उसके बाद कौन आए? एलेक्जेंडर, इंडो ग्रीक्स कहते हैं उनको। फिर अशोक का साम्राज्य बन गया, और उसके बाद विदेशी आक्रमण रुक गए थोड़े समय तक। वैसे ही अशोक का साम्राज्य टूटा, फिर से विदेशी आक्रमण शुरू हुए। किन किन लोग आए? इंडो ग्रीक, सीथियंस, सिक्किया, पार्थियन पार्थियंस और और कुषाण। कुषाण। ये लोग फिर टूटे, गुप्ताज आए। गुप्ताज ने 320 से लेके 460 तक विदेशी आक्रमण रुके रहे। 450 460 के बीच में भारत में फिर से विदेशी आक्रमण होते हैं। कौन करता है? याद रखना, हुण डायनेस्टी करती है, हुणास कहते हैं इनको। ये सेंट्रल एशिया की नोमेडिक ट्राइब थी। इन्होंने कुमारगुप्त के एंड में और स्कंदगुप्त के ट्रांजिशन में अटैक करना शुरू किया, पर इनिशियली दे वर नॉट सक्सेसफुल। जैसे ही गुप्तास कमजोर पड़ेंगे, हुण लोग भारत में घुस जाएंगे, और उसके बाद फिर से वी विल सी कि विदेशी आक्रमणकारियों की शक्ति बढ़ती है। तो फॉरेन इन्वेजन से सवाल बहुत आते हैं, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, ये टाइमलाइन हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। अच्छा सर, ये आपने बताया समुद्रगुप्त, हाँ, तो क्या उसको नेपोलियन या किसी से कंपेयर करते थे या कोई इसको सर वी एस स्मिथ करके एक ऑथर है हमारे एंशिएंट इंडिया में, जो ब्रिटिश हिस्टोग्राफी हम्म, के हिसाब से लिखते हैं। उसने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। एक्चुअली आप रियलिटी में देखने की कोशिश करिए कि नेपोलियन बिलोंग टू 18th सेंचुरीज, यानी मतलब 19th सेंचुरी, 1800 के बाद तो वो पॉपुलर हुआ, मतलब वो सत्ता के ऊपर आया, एम्परर बना। 1799 में उसने फ्रांस में सत्ता कब्जे की, 1815 तक। समुद्रगुप्त यूज्ड टू रूल फ्रॉम 336 टू 370 पीरियड। तो आप देखिए कि ये पहले हुआ था, नेपोलियन बाद में हुआ। इट शुड बी द अदर वे अराउंड। इनकी कहानी ये है कि इन्होंने गुप्तास का बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया by consolidating the area of North India, by tying alliances with the दक्कन एंड साउथ में ये जीत के आए, पर, पर वहां पे सीधा कॉन्क्वेस्ट नहीं किया इसके लिए। वैसे ही चंद्रगुप्त 2 है। चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में नवरत्नस बैठते हैं। अगर आपको याद होगा कालिदास के बारे में, तो कालिदास वाज वन ऑफ द नवरत्नस। धन्वंतरी अगर आपको पता होगा तो ही वाज वन ऑफ द नवरत्नस। ओके, वी विल कम टू नो कि इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त 2 अमर सिन्हा करके एक ऑथर हुआ करते थे संस्कृत लिटरेचर में। ही वाज कंटेम्पररी टू द चंद्रगुप्त 2। आपको कंटेम्पररी सवाल बहुत आते हैं, जैसे कनिष्क के बारे में मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। जी। कनिष्क का कंटेम्पररी था चरक। चरक यूज्ड टू बी वन ऑफ द कंटेम्पररीज ऑफ कनिष्क। वी विल फाइंड कि कनिष्क के कोर्ट में ही आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको नागार्जुन देखने को मिलेंगे। वही नागार्जुन बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करते थे फिलोसफर के रूप में। वासुमित्र, कनिष्क ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कश्मीर के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हमको याद रखने होते हैं। खैर, कहने की बात मेरी ये है कि गुप्ता डायनेस्टी 450 तक आते आते तो काफी बड़े साम्राज्य में आई। इनफैक्ट गुप्तास ने उस पीरियड में वाकाटका, जो इनके कंटेम्पररी डायनेस्टी थी, उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस की थी। 3-4 डायनेस्टीज के साथ की थी। जैसे एक थे कदम्ब। कदम्ब यूज्ड टू रूल फ्रॉम बनवासी। वाकाटकास हुआ करते थे। सेंट्रल इंडिया में नागवंश हुआ करता था, वहां पे ये अपना सेटलमेंट करते हैं। और उसके बाद गुप्तास का फिर डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई। कब होता है? 550 के बाद। 550 तक आते आते हुण डायनेस्टीज वी विल सी कि उनके ऊपर टेक ओवर करती है, और भारत के अंदर बहुत बड़ा एक वैक्यूम हुआ। अब देखिए, इंटरेस्टिंग कहानी है। हम ये क्रोनोलॉजिकली क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे का कारण था। सवाल आया है यहाँ 2021 के प्रीलिम्स में। क्या पूछा गया? फ्रॉम द डिक्लाइंस ऑफ द गुप्तास हम्म, until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in North India? अभी हमने पढ़ा नहीं है, पर मैं आपको हिंट दे रहा हूं सर कि यहां से ऐसे सवाल आ रहे हैं। हर्ष का पावर के ऊपर आया 606 से लेके 647 सी के पीरियड में। वो नॉर्थ इंडिया में फिर से अपने आप को कंसोलिडेट करता है। गुप्तास के बाद आखिर का राजा था जिसने कन्नौज में अपना शासन चलाया। कहां पे? कन्नौज में। सवाल ये था कि गुप्ता का डिक्लाइन कब हुआ? अभी हमने देखा 550, क्योंकि गुप्ता का टाइम पीरियड है 320 से लेके 550 सी। मतलब 550 से लेके 600 के बीच में 50 साल के टाइम पीरियड में
कुछ कुछ डायनेस्टीज पावर के ऊपर आती, इनमें से कौन सी थी? अब आपको बताना है इनमें से क्या राइट होगा और क्या नहीं होगा। नक्शे के हिसाब से अगर आप देखने की कोशिश करिए, दिस इज द पीरियड फ्रॉम 550 टू 600, और इस पीरियड में हमें क्या देखने को मिल रहा है? पुष्यभूति करके एक वंश, हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी वो निकल के आई थी ऊपर थानेसर में, राजस्थान हरियाणा के अंदर। गुप्ता के ये सामंत हुआ करते थे, मौखरीस ये पावर के ऊपर आते कन्नौज में। गुप्ता की एक ब्रांच थी जिसे लेटर गुप्तास कहते हैं, वो खुद छोटे राज्य चला रहे थे पाटलिपुत्र में। गुप्ता के कंटेम्पररी आसाम में वर्मन डायनेस्टी हुआ करती थी, वो थी। गुप्ता के सामंत आपको मैत्रकास देखने को मिलते हैं, वो रूल कर रहे थे। कालचुरीस ऑफ त्रिपुरी, त्रिपुरी यानी कि सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के अंदर की एक डायनेस्टी मिलती है। ये सब की सब छोटी बड़ी डायनेस्टीज आपको नॉर्थ इंडिया में मिलती है। इन बिटवीन द राइज ऑफ हर्षवर्धना एंड द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास, दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल किंगडम्स। अलग अलग डायनेस्टीज आती है। इनफैक्ट इस पीरियड में बंगाल, जिसे वंग प्रदेश के रूप में पहचानते हैं, यहाँ पे गौड़ वंश पावर के ऊपर आएगा, और शशांक करके एक राजा था, बड़ा प्रोमिनेंट था, वो सत्ता के ऊपर था। तो आपको यहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री से सर ऐसे सवाल आजकल आ रहे हैं। अब इसका राइट आंसर क्या होगा सर? अभी देखा यादव वासव देवगिर था कि नहीं? नहीं, यादव तो नहीं नहीं था। सुना हमने। अभी फिर हमने देखने की कोशिश की, परमार ऑफ मालवा था अभी इस पीरियड के अंदर, नहीं। नहीं हुआ करता था। पुष्यभूति थे मौखरीज ऑफ कन्नौज थे, मित्रकस ऑफ यलभी थे। तो 3 4 6 तो आराम से है, 3 4 6, और गुप्तास जो लेट गुप्तास के रूप में थे ये एग्जिस्ट कर रहे थे। राइट आंसर इसका बी रहेगा। तो सर इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम तो हमें याद रखने ही है, डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी भी हमको ये क्लियर हो जानी चाहिए, और ये मैपिंग से ही सर इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट गुप्तास के बाद आखिर में किसी ने सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, वो था पोस्ट गुप्ता पीरियड, द पीरियड फ्रॉम 550 टू 750। ये फेज 1 ऑफ पोस्ट गुप्ता है। यहाँ पे आपको हर्षवर्धना देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन जो ओरिजिनली रूल करता था थानेसर से, पर उसने फिर कन्नौज के ऊपर अपना गढ़ बनाया, मौखरियों को अपने अंडर में ले लिया, उसकी मैट्रिमोनियल अलायंसेस थी, और फिर वहां से कन्नौज में उसने कैपिटल बनवाया सर। ओके, तो हुआ क्या कि इसके बाद भारत का कैपिटल चेंज हो गया। तो सवाल क्या आएगा, 600 सीई से पहले इंडिया का इंपीरियल कैपिटल क्या हुआ करता था? दैट वाज मगध। नाउ द कैपिटल हैज शिफ्टेड टू कन्नौज। अगले करीबन पकड़ के चलिए 600 साल तक, तकरीबन 1200 तक, ऑलमोस्ट टिल 1200, कन्नौज विल बी द इंपीरियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। सब लोग कन्नौज कैप्चर करने जाएंगे, जो पहले पाटलिपुत्र के पीछे पागल हो गए थे कि पाटलिपुत्र 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 जीतना है। इस तरह से याद रखेंगे हम लोग। ओके, तो हर्षवर्धन कन्नौज में रूल कर रहा था 606 से 630। हर्षा का ही कंटेम्पररी था दक्षिण भारत का एक राजा जिसका नाम था चालुक्य। चालुक्य डायनेस्टी से पुलकेशिन टू करके एक राजा था। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, हर्षा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, कन्नौज में अराजकता हुई, और दक्षिण भारत की डायनेस्टीज आपको मिलेगी। इसको कहते हैं वेस्टर्न चालुक्यस। इन्हीं के कंटेम्पररी हुआ करते थे पल्लवास। वही पल्लवास जो साउथ इंडिया के अंदर संगम एज के बाद दक्षिण भारत की डायनेस्टीज को रिवाइव करेंगे। एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड है ना सर, 550 से 750, इसको कहते हैं अर्ली मिडीवल इंडिया। अर्ली मिडीवल इंडिया का मतलब ये होता है कि अब हम लोग मध्यकालीन युग के ट्रांजिशन में अब हो रहे हैं। मध्यकालीन में गए नहीं हैं, पर हम शुरू हो गया है। इनफैक्ट दिस इज द पीरियड जहां इंडियन हिस्ट्री में एक डिबेट चलती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म की डिबेट, सामंतवाद की डिबेट। छोटे राज्य बनने शुरू हो गए हैं, बड़े राज्यों का पतन होना शुरू हो गया है, बड़े राजा छोटे राजाओं के ऊपर अब डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे किंग मेकर्स की इंपॉर्टेंस बहुत है इंडियन पॉलिटिक्स में आज की तारीख में। कुछ ऐसी ही कहानी आपको 600 के बाद देखने को मिलती है इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में भी, जहां किंग मेकर्स आर डोमिनेटिंग ओवर द किंगडम्स। वैसी कहानी आपको मिलती रहेगी सर। ओके, तो इस तरह से यहां से सवाल आए हैं। और 700 के बाद जैसे ये डायनेस्टी थी चालुक्यस, चालुक्यस यूज्ड टू रूल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ के चले 600 से लेके 750 का ट्रांजिशन रहा। पल्लवास की तो कहानी ये है कि ये 550 से शुरू हुए थे, 550 से 750 इनकी एक ब्रांच रही, और फाइनली मैं कहूंगा कि 890s तक हमें ये पता चलता है कि पल्लव डायनेस्टी ने रूल किया है। पल्लवास वर रूलिंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज कांजीवरम या कांचीपुरम। चालुक्यस यूज्ड टू रूल फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज बादामी। और चालुक्यस की भी सर 3-4 ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। ये 750 में डिक्लाइन हुए, फिर इन्हीं के ही सामंत इनको टॉपल करेंगे। वही कहानी आपको पल्लवास की भी मिलेगी। जैसे आपने इंपीरियल चौरास का नाम सुना होगा जी। सर,
राजा राजा राजेंद्र, ये कौन थे? ये एक्चुअली पल्लवा के सामंत हुआ करते थे। एक दिन मौका देके चौका मार दिए इन्होंने, अपने आप का साम्राज्य बनाया। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का नाम सुना होगा सर आपने। राष्ट्रकूट वो डायनेस्टी है जो चालुक्यस की सामंत हुआ करती थी और उन्होंने चालुक्यस को टॉपल करके अपना साम्राज्य बनाया। तो इस तरह से 750 के बाद भारतीय इतिहास बदला। कैसे बदला? तो बदलता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्राई पार्टिड स्ट्रगल ऑफ इंडिया। द पीरियड बिटवीन 750 टू 1000, द पीरियड बिटवीन 750 टू 1000 मतलब आज से करीबन 1300 साल पहले तक का जो इतिहास है, उसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि 3 डायनेस्टीज अब लड़ाई करेगी। कौन सी डायनेस्टीज लड़ाई करेगी? तो एक तो थी गुर्जर प्रतिहार, दूसरे थे पाल और तीसरे थे राष्ट्रकूट। किसके लिए लड़ाई करेंगे? एक जगह के लिए लड़ाई करेंगे जिसका नाम था कन्नौज। इसको कहते हैं कन्नौज ट्राइंगल या कन्नौज ट्राइपार्टिट स्ट्रगल। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनफैक्ट यहाँ पे सर एक चार्ट दिया हुआ है, बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अब बाद में डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट राजा है कौन किसका कंटेम्प्रेरी था, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों में बहुत सारे राजा है, राष्ट्रकूट में बहुत सारे राजा है, पालो में बहुत सारे राजा है, सबने कन्नौज लड़ने के लिए संघर्ष किया है। ये 750 से 1000 के बीच में जब लड़ाई चल रही थी, तब भारत में विदेशी आक्रमण फिर शुरू हो गए। जब गुर्जर प्रतिहार इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि आज के मालवा, उज्जैन और गुजरात में कंसोलिडेट कर रहे हैं, तब अरबों का इन्वेजन हुआ था भारत में, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। कब हुआ था? 712 के अंदर। ओके, तो जस्ट 750 के 15-20 साल 25 साल पहले। और ये अरब्स कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम करके एक राजा था जिसने भारत में आक्रमण किया और उसने सिंध में अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था, वहां के राजा को हरा के, दाहिर को। तो इस तरह से 750 टू 1000 के बीच में ये 3 डायनेस्टी लड़ती रही। कौन सी? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इसका फायदा किसको मिला? विदेशियों को। विदेशियों को। एक साइड के ऊपर सिंध में अरब्स आए, अरब्स को तो भगा दिया गया गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। 1000 साल तक, अब जब 250 मतलब 250 ईयर्स तक, 750 टू 1000 के बीच में जब लड़ते रहे, इसी का ही फायदा उठाया मोहम्मद गजनी ने। और गजनी आप देखेंगे इसी के ही कारण 1000 ऑनवर्ड्स, 1017 से मैं कहूंगा, भारत में इन्वेजन शुरू करता है। देयर वाज नो वन टू स्टॉप हिम अराउंड। क्यों? क्योंकि ये सबके संबंधों में तो लड़ाई कर रहे थे। इनकी लड़ाई करने के कारण हमें ये देखने को मिला कि इनका पूरा डिक्लाइन होने की शुरुआत होगी और पूरी कहानी बदल जाती है। अंडरस्टूड सर? तो मित्रों, सर ने यहाँ तक हमें प्राचीन और मध्यकाल की जो एकदम शुरुआत होती है तब तक बताया। खासकर साउथ इंडिया में सबसे पहले चोला चेरा पांड्या थे, उनको हटाकर चालुक्य और पल्लव आए, फिर उनको हटाकर राष्ट्रकूट और बाकी राजा आए। चालुक्य को हटा के राष्ट्रकूट आए और पल्लव को हटा के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंपीरियल चोलास की शुरुआत होती है। एक्चुअली ये जो इंपीरियल चोलास जो दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य बनाते हैं, ये कब बनाते हैं? ये पल्लवों को हटा के बनाएंगे और पल्लवों को हटा के दे विल बी एस्टैब्लिशिंग देयर ओन पावर एंड ओन डायनेस्टी। तो दिस वाज एक्चुअली द पीरियड फ्रॉम 750 टू 1000 वेयर 3 डायनेस्टीज वर रूलिंग, गुर्जर प्रतिहार, पालास एंड राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार वर दी वंस जिसने अरबों के साथ लड़ाई की, ये याद रखेगा। इसमें बहुत सारे राजा आते हैं लिस्ट के अंदर, मैं सबके ऊपर तो नहीं जा रहा हूँ, पर ये बॉक्स बनाया हुआ है। ये बॉक्स में हर एक डायनेस्टी के फाउंडर्स की बात की गई। जैसे गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट वन करके राजा थे, वत्सराज थे, नागभट्ट टू थे। वत्सराज या नागभट्ट वन ऐसे है जिन्होंने अरब के सामने लड़ाई की थी, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया को रोका था। वैसे गुर्जर प्रतिहारों में मिहिर भोज करके एक राजा आते हैं जिन्होंने कन्नौज के ऊपर अपना कब्जा बनाया था और कन्नौज में अपना इंपीरियल कैपिटल बनाया। इनफैक्ट आपको ये पूछा जा सकता है कि जब ये 3 डायनेस्टी लड़ रही थी, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, में सबसे लॉन्गर पीरियड तक कन्नौज किसने जीता था? तो गुर्जर प्रतिहारों ने जीता था। ये हमारे लिए प्रोमिनेंट टाइमलाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड था, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, 750 टू 1000 के बीच में। और इसी ट्रांजिशन के अंदर हमें ये पता चलता है कि अरब इन्वेजन और 1000 के बाद गजनी का इन्वेजन हुआ, मोहम्मद गजनी का। खैर, गजनी का इन्वेजन 1017 से शुरू होता है और 1026 तक होता है, 1026 तक। अब हमें क्या याद रखना है इस दौर के अंदर मेनली, कि जब गजनी का आक्रमण हो रहा था तो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस किस तरह से चेंज होती है, थोड़ी बहुत वो। सेकेंडली, हमें इसके कंटेम्प्रेरी पीरियड में ये भी पता होना चाहिए कि गजनी का आक्रमण क्यों सक्सेसफुल हो पाया। तो हमें ये याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार जब नॉर्थ इंडिया में पालों के साथ, राष्ट्रकूटों के साथ लड़ाई कर रहे थे, तब इनके सामंत सत्ता के ऊपर आया था। हमने डिस्कस किया था 750 ऑनवर्ड्स इंडिया के अंदर फ्यूडलिज्म का दौर था, फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद का दौर। तो ये जो सामंतवादी प्रक्रिया थी, इसमें छोटा राजा कमजोर या मजबूत हो गया और बड़ा राजा जो है वो कमजोर हो गया। तो सामंत अब बेसिकली डोमिनेट करने की कोशिश करेगा अपने मुख्य राजा के ऊपर।
इन सब के चक्कर में गुर्जर प्रतिहारों के जो सामंत, जो छोटे राजा हुआ करते थे, जैसे गुजरात के अंदर सोलंकीज थे, उनका इमर्जेंस होने की शुरुआत हुई। यहाँ सेंट्रल इंडिया में परमार डायनेस्टी ऐसे तो राष्ट्रकूटों की सामंत थी, पर राजपूत डायनेस्टी थी, तो वो निकल के आती है। वही कहानी आपको चंडेलों की देखने को मिलती है, जो आज की बेसिकली सेंट्रल इंडिया में सत्ता के ऊपर आएंगे। एंड विल साइमल्टेनियसली सी कि कन्नौज में खुद गुर्जर प्रतिहार कमजोर हुए, फिर लेटर पीरियड में गढ़वाल्स निकल के आए, राजस्थान में चौहान डायनेस्टी निकल के आई। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी बड़ी रीजनल राजपूत डायनेस्टीज की शुरुआत होती है। कब होती है? 1000 से लेके 1200 तक का पीरियड। ये राजपूत डायनेस्टी इस नॉर्थ इंडिया में जब रूल कर रही होती है, इसमें गढ़वाल्स बेसिकली रूल कर रहे थे कन्नौज में, चंडेलास जो रूल कर रहे थे जेजा भुक्ती के अंदर, या आज के महोबा वाले रीजन में, कलिंजर में, परमार मालवा के अंदर, सोलंकी गुजरात में, पाटन नाम की जगह, वहां से उनका शासन चल रहा था। और चौहान जो ओरिजिनली संबार लेक यानी कि राजस्थान से थे, और फिर अजमेर और फिर दिल्ली भी इन्होंने कैप्चर किया। तो इस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे राजपूत ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। इसमें तोमर डायनेस्टी भी आ जाती है। तोमर वर रूलिंग फ्रॉम दिल्ली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से गुर्जर डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहारों का डिक्लाइन हुआ, राष्ट्रकूटों का डिक्लाइन हुआ, पालों का डिक्लाइन हुआ, और 1000 से लेके 1200 तक के बीच में राजपूत डायनेस्टीज का इमर्जेंस हुआ। जब ये राजपूत डायनेस्टीज इमर्ज हो रही थी, तभी मैंने आपको बताया कि गजनी का आक्रमण हुआ। गजनी ने इस पीरियड में गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी के साथ लड़ाई की थी। इनफैक्ट भीमदेव वन करके एक राजा थे जिनके साथ उसकी संघर्ष चलती है। गजनी के कंटेम्प्रेरी पीरियड में ही परमार डायनेस्टी में एक राजा हुआ करते हैं, राजा भोज, जिनके नाम का भोपाल बना है, भोजपाल करके शहर है ना, भोजपाल, भोजपुर। और वहां भोजशाला की बात की गई थी। भोजशाला अभी करंट अफेयर्स के अंदर भी न्यूज में है। तो इस बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस किस प्रकार की घटना बनी। और ये 1000 से लेके 1200 तक का पीरियड नॉर्थ इंडिया में था। इनफैक्ट जब पालों का डिक्लाइन हुआ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1100 के बाद बंगाल के अंदर एक और डायनेस्टी देखने को मिलती है, जिसका नाम है सेना डायनेस्टी। ये आखिर की लोकल डायनेस्टी थी बंगाल के अंदर, जो सत्ता के ऊपर आई। राष्ट्रकूटों का डिक्लाइन हुआ, तो देर इज वन मोर टाइम रिवाइवल। रिवाइवल किसका होता है 1000 के बाद? तो देर इज अ रिवाइवल ऑफ द चालुक्यस। वही चालुक्यस जो उनके सामंत हुआ करते थे पहले, उनको टॉपल करके राष्ट्रकूट पावर के ऊपर आए थे। राष्ट्रकूट का डिक्लाइन हुआ, तो फिर से चालुक्यस का रिवाइवल हुआ। तो चालुक्य दो दो बार आएंगे आपको। इनको कहते हैं कल्याणी चालुक्यस। इनके कोर्ट से बिलोंग करते थे बिल्हान। बिल्हान नाम के एक ऑथर से, जिनके ऊपर पिछले साल सवाल आ चुका था। बिल्हान मूल कश्मीर से थे, बट देन ही केम टू द कोर्ट ऑफ कल्याणी चालुक्यस। तो इस तरह से हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अलग अलग राजा है। पालव के अंदर बहुत सारे डायनेस्टीज के राजा मिलेंगे, राष्ट्रकूट के राजाओं की हिस्ट्री आपको देखने को मिलती रहेगी। और फिर आपको यहाँ नाम पूछता है कौन सा राजा कौन सी डायनेस्टी से। जैसे यहाँ पूछा नन्नू का चंडेल डायनेस्टी से, जय शक्ति परमार डायनेस्टी से, भोज राष्ट्रकूट से, नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार। अभी हमने देखा कि नागभट्ट तो गुर्जर प्रतिहार से है, जय शक्ति परमार से है नहीं, नानू का गुर्जर चंडेला से है, यस, चंडेल डायनेस्टी बेसिकली सेंट्रल इंडिया में रूल कर रही थी। भोज राष्ट्रकूट से है, ये गलत है सर, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका दो आंसर राइट है, 1 एंड 3, तो ओनली 2 पैर्स। अब इस तरह के फैक्चुअल सवाल आते हैं, ये 2022 के प्रीलिम्स के अंदर आया था। तो नाम भी याद रखने हैं, डायनेस्टीज भी याद रखनी है, कब कौन पावर के ऊपर आया वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन वाली जो हिस्ट्री का जो वीडियो है, वो सेशन मददरूप हो रहा होगा। पर यूपीएससी में क्रोनोलॉजी के बाहर की भी जो इतिहास और उसकी जो फाउंडेशन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और भी विषयों की जब तैयारी करनी होती है, तो उसको लेके आपको दुविधा ना हो, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन करिए हमारे लाइव क्लासेस को। जी हाँ दोस्तों, इस यूट्यूब के माध्यम से हम आपके साथ तो जुड़े रहेंगे, पर मैं आपको अनुरोध कहूँगा, आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज्वाइन करिए इंडिया के टॉप और इंडिया के बेस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स के साथ, जहां आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाएगा रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां यूपीएससी की तैयारी के लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर, एक सिंगल विंडो के अंदर जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ तैयारी कर सकते हो। और अभी आपको उसके लिए 60% डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 60% ऑफ प्लस 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन विथ टेस्ट सीरीज, जीएस, सीसेट क्लासेस, ऑल बैचेस, और मल्टीपल टाइम्स आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, सेशंस को कंडक्ट कर सकते हो। आप अगर हमको डाउट पूछना चाहते हो, तो आप हमको लाइव क्लास के साथ हमारे साथ डिस्कशन भी कर सकते हो। तो इसका जरूर से लाभ उठाइए। अभी आपको 2026 के लिए 12 मंथ्स सब्सक्रिप्शन प्लस 3 मंथ एक्सटेंशन, यानी कि 15 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है 22,999। 15 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स यानी कि 18 मंथ्स, 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है 24,999 में।
27 और 28 के लिए भी अगर आप कॉलेज में हो और अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप ये कोड को यूज करना PN लाइव, जहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिला गया और आप हमारी नई बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ, इग्नाइट, आगाज, नीव और भी बहुत सारी आपको लाभ मिलेंगे, तो जरूर से हमको ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसकी डिटेल्स और लिंक मिल जाएगी। आपको यहाँ पे हमारी तरफ से फ्री मटेरियल अपडेट भी दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक अवेलेबल है, जहां प्रीलिम्स के PYQ है टॉपिक वाइज। यूपीएससी के बहुत बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती कि भाई सर सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी में कौन से सब्जेक्ट्स है, किस तरह से अप्रोच करना है, उसकी भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। साथों के साथ करंट अफेयर्स, जो एक बहुत ही पेचीदा विषय बन के आया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसकी भी आपको कंपाइलेशन फ्री में अवेलेबल है। आप सब्सक्रिप्शन लो कि ना लो, इसको डाउनलोड कर दीजिएगा और अपने यूपीएससी की जो जर्नी है उसको ज़रूर से शुरू करिए। सब्सक्रिप्शन लेते समय या कभी भी फ्री आपको मटेरियल एक्सेस करना है और अगर आपको कोड पूछा जा रहा है तो ये कोड को यूज़ करना ना भूलेगा, PN लाइव, टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट। नीचे जब 1000 के आसपास राजपूत डायनेस्टीज का इमरजेंस हुआ, तभी हमें याद रखना है इंपीरियल चोलास भी सत्ता के ऊपर आए थे। कौन इंपीरियल चोलास? जो हमने पिछले क्लास के अंदर बताया, पल्लव डायनेस्टी को टॉपल करके सत्ता के ऊपर बैठे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने आपको बताया कि पल्लव डायनेस्टी 890 के आसपास डिक्लाइन में गई और 900 के बाद इंपीरियल चोलास आए। इंपीरियल चोलास में सबके सब राजा को याद नहीं रखना है, क्योंकि 850 890 के बाद ये लोग आएंगे। इसमें 1000 के बाद ही इमीडिएट राजा आए, जैसे राजेंद्र करके एक राजा है। ये वही राजेंद्र है जिसने दक्षिण भारत कैप्चर किया, श्रीलंका कैप्चर किया, मालदीव्स कैप्चर किया, आज के साउथ ईस्ट एशिया में सुमात्रा, जावा तक ये पहुंच गए थे और बे ऑफ बंगाल इनके लिए एक समुंदर के अंदर, मैं कह सकता हूँ लेक के रूप में था, उनकी नेवी इतनी पावरफुल थी। तो ये पूरी कहानी है। राजेंद्र के कंटेम्पररी कौन थे? मोहम्मद गजनी था। गजनी ने जब आक्रमण किया तब राजेंद्र शासन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इस तरह की थीम हमको क्लियर हो जानी चाहिए। राजेंद्र का कंटेम्पररी कौन था? तो राजेंद्र का कंटेम्पररी इस पीरियड में सेंट्रल इंडिया का राजा भोज हुआ करता था। कौन राजा भोज? जो परमार डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से जब तक आप थीम याद नहीं रखोगे, यहाँ गुजरात में आपको भीमदेव देखने को मिलते हैं। भीमदेव वन करके राजा थे। तो यूपीएससी क्या जो पूछेगा? सोलंकी युग। हाँ, सोलंकी डायनेस्टी, जिसने गजनी के सामने लड़ाई भी की थी, मोढेरा का सन टेम्पल बनाया, इन्हीं के ही वहां से अगर आप देखोगे रानी की वाव की स्थापना की गई। तो यू हैव टू कनेक्ट द लिंकेजेस। जब तक ये नहीं कर पाएंगे तो बड़ी दिक्कतें होगी सर। और ठीक है। सर इसके लिए तो नोट बनाने पड़े। और इससे पिछले वाला वीडियो बना तब से मैं नोट बना रहा हूँ, तो मुझे सब समझ में आ रहा है कि देखिए सर, पहले चोरा चेला और पांड्या थे, उनको हटाकर चालुक्य जो बदामी में थे वो आए, चालुक्य को हटा के राष्ट्रकूट आए, पल्लव जो कांचीपुरम थे उनको हटाकर इंपीरियल चोला आए। इंपीरियल चोलास का कैपिटल था हाँ। तांजोर या तांजावुर। उसके बाद जो ऊपर गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच लड़ाई चल रही थी, तब गजनी, मतलब उसके बाद उनके डिक्लाइन के बाद तुरंत गजनी का आक्रमण हुआ। हुई और पैरेलल राजपूत और बाकी सब बहुत सारे डायनेस्टी बन गए थे। तो ये ऐसी चीजें सर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये सब लिख लिख के तैयार करना पड़ेगा, वरना ये सब याद नहीं रहेगा। सर ये क्रोनोलॉजी हमेशा टाइम एंड स्पेस डायमेंशन से पढ़नी होती है। एक्चुअली मिस्टेक क्या हो रही है, बच्चे ना रट्टा मारते हैं, ये राजा ये आया, ऐसे नहीं। आप नक्शा के साथ देखिए कि कौन किसका कंटेम्पररी था, ऑटोमेटिकली आपको लोकेशन वाइज चीजें समझ में आएगी। बिल्कुल। इनफैक्ट सर यहाँ से अब हम लोग प्रॉपर मिडिवल इंडिया में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1200 तक आते आते वी विल कम टू नो कि भारत में रीजनल डायनेस्टीज का फॉर्मेशन हुआ। गजनी का आक्रमण तो करीबन 1000 के आसपास ही हो गया था, पर गजनी इंडिया में कभी एम्पायर नहीं बनाया हुआ है। और इस पीरियड के अंदर राजपूत डायनेस्टीज नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी, जैसे मैंने आपको बताया। भारत के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अलग अलग राजा आपको उस टाइम के अंदर मिलते रहेंगे। इनफैक्ट ये सवाल आपको पूछ दिया गया था 2023 के प्रीलिम्स में। अब आप देखिए क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड द किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी। अर्ली 8th सेंचुरी एडी का मतलब है 701 से लेके 750 के पीरियड के बीच में है। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी डायनेस्टीज हमने अभी तक पढ़ी है जो अर्ली 8th सेंचुरी में थी। गढ़वाल्स पढ़े हैं, पर गढ़वाल्स भी मैंने आपको बताया 1000 के बाद पावर के ऊपर है, 1100 के बाद। तो इनमें से कोई डायनेस्टी आपको देखने को मिल रही है? यादव, काकटिया, गढ़वाल एंड होयसाल नहीं। हमने अभी तक नहीं पढ़े, कोई भी नहीं पढ़े, क्योंकि वो थे नहीं। तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव आएगा। तो देखिए सर, क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल बहुत आते रहते हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी। हमें उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट अब हम लोग ट्रांजिशन में जा रहे हैं 1000 से लेके 1200। अभी राजपूत पीरियड मैंने आपको बताया। 1200 के तक आते आते भारत में और भी रीजनल किंगडम्स बन जाएंगे। मतलब आप पकड़ने की कोशिश करिए कि जब सिंध में कासिम का आक्रमण हुआ तो उसके राजा थे दाहिर। दाहिर को खत्म करके मोहम्मद बिन कासिम ने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। यही कासिम और उसकी सेना और बाकी सारे अरब राजाओं ने गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर अटैक किया, पर ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी क्या है,
मोहम्मद कासिम तो 8th सेंचुरी में आया था 712 के अंदर, राइट, ओके, बट ही कुड नॉट बी सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग दिस एम्पायर। ये अरब में से बहुत बेसिकली दो कमांडर्स थे, वो कश्मीर की तरफ गए थे, और इस पीरियड में कश्मीर में करकोटा डायनेस्टी रूल कर रही थी। ललित आदित्य करके एक राजा आपको देखने को मिलता है, वो थोड़े पहले हो चुके थे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने मार्कंड सन टेम्पल की स्थापना करवाई। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि ये तो 8th सेंचुरी का मैप है, पर 8th सेंचुरी के अंदर मैंने बताया, और नीचे पल्लव डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा है, और पल्लवास का डिक्लाइन होते होते क्या आ रहा है, इंपीरियल चोलास, ओके। हुँ, तो दिस इज दी अर्ली मिडिवल इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। वहां से थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं गजनी के आक्रमण के समय पे क्या हुआ। हुँ, तो गजनी ने जब आक्रमण किया तो मैंने आपको बताया कि यहाँ अरब से ऑलरेडी सिंध के अंदर तो बैठ चुके हैं। चौहान, सोलंकी, परमार, चंडेल और गढ़वाल का इमर्जेंस होना शुरू हो गया था, इनफैक्ट, है ना। इनफैक्ट गुर्जर पतियार व स्टिल रूलिंग, गढ़वाल सभी भी नहीं आए थे, गुर्जर पतियार व स्टिल रूलिंग। इनफैक्ट इस पीरियड में गजनी सबसे पहले इंडिया की कोई डायनेस्टी को खत्म करता है, उसका नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी। हिंदू शाही डायनेस्टी क्योंकि रूट के ऊपर थी, दे वर ऑन द रूट टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इसके लिए गजनी इनको टॉपल कर देगा। और गजनी का जब आक्रमण हो रहा था, तब दक्षिण भारत में दूसरी डायनेस्टीज का भी इमरजेंस होने की शुरुआत हो गई थी सर, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ से 1300 तक का टाइम पीरियड में आपको डायनेस्टीज बता रहा हूँ कि कौन सी डायनेस्टीज भारत के अलग अलग एरिया में रूल करे। तो नॉर्थ में तो राजपूत डायनेस्टीज आपको मिलती है, ये हिंदू शाही तब तक डिक्लाइन हो चली गई है। बंगाल में सेना डायनेस्टी थी, आखिर की डायनेस्टी। उड़ीसा में गंगा डायनेस्टी का इमरजेंस हुआ था, अनंत वर्मन करके राजा आपको देखने को मिलते हैं 1100 के आसपास, 1100-1200 के बीच में इनकी गंगा वंश की स्थापना की है इन्होंने। जगन्नाथ टेम्पल की फाउंडेशन इसी पीरियड में रखी। वी विल सी कि यादव डायनेस्टी अब आपको इस पीरियड में देखने को मिलती है। इनफैक्ट काकटियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, काकटियाज इसी पीरियड में निकल के आए थे। वी विल कम टू नो होयसाल डायनेस्टी आपको मिलती है, क्यों, क्योंकि दिस इज द पीरियड अराउंड द 1200s, है ना, 1100-1200 तक का ये पीरियड है। और इस पीरियड के अंदर नई 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 इमरजेंस आपको डायनेस्टीज की देखने को मिलती रहती है। इनफैक्ट ये जो इंपीरियल चोलास है ना, इंपीरियल चोलास, हुँ, वो 1100-1200 तक आते आते उनका भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। एंड देयर इज अ रिवाइवल ऑफ द पंड्यास। पंड्यास कौन, जो मदुरई में हुआ करते थे संगम पीरियड में। तो ये जो नक्शा है उसमें दक्षिण भारत में बहुत सारा चेंजेस आपको देखने को मिलता रहेगा। इनफैक्ट गुजरात में पहले सोलंकी डायनेस्टी थी, सोलंकी को हटा के गुजरात नाउ वाज रूल्ड बाय द वाघेलास। वाघेलास वर एक्चुअली a local dynasty in गुजरात ओनली। हुँ, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि बहुत सारी डायनेस्टीज आई। ये डायनेस्टीज नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही है, तब मोहम्मद घोरी का आक्रमण हुआ। तो पहले कौन आया था, कासिम। कासिम कहाँ आया था, सिंध में, 712 में। फिर दूसरा कौन आया, गजनी। गजनी आया कब, कि उसने 1000 के बाद अटैक किया कन्नौज से लेके नॉर्थ इंडिया, सोमनाथ टेम्पल, बाकी सारा। उसके बाद तीसरा आया घोरी। घोरी आया 1178 में पहली बार, उसने गुजरात में वाघेला के सामने लड़ाई की थी, बट समहाउ इन द बैटल ऑफ कयाद्रा ही लॉस्ट एवरीथिंग, वो गुजरात में हार गया। उसके बाद 1191 में और 1192 के अंदर, 1191 में और 1192 में तरेन नाम की जगह में उसने लड़ाई की, बैटल ऑफ तरेन कहते हैं। और ये तरेन की लड़ाई के अंदर चौहान डायनेस्टी से पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहे थे, जो पहली तरेन की लड़ाई में गजनी को भगा देंगे, बट सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान हारे, उसके बाद नॉर्थ इंडिया के ऊपर मोहम्मद गोरी का दबदबा बन गया। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बाय द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी तक आते आते, 12वीं शताब्दी के एंड में और 13 मतलब ट्रांजिशन में, वी विल सी कि अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, क्योंकि मोहम्मद गोरी ही था जिसने दिल्ली के सुल्तान्स को या दिल्ली के तुर्किश राजाओं को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। उसी के ही स्लेव्स हुआ करते थे, उसी के ही गुलाम हुआ करते थे, जो धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करेंगे। तो तरेन की लड़ाई गोरी जीत गया, गोरी ने चौहान को हराया, उसके बाद उसने गढ़वालों को हराया, नॉर्थ इंडिया में बाकी सारे रीजनल डायनेस्टीज को उसके लोकल गवर्नर्स ने खत्म किया। और यही घोरी के सामंत के रूप में, उसके स्लेव के रूप में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, और वहां से शुरू हुआ स्लेव डायनेस्टी। तो इस तरह से अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत, एंड दिस इज हाउ प्रॉपर मिडिवल इंडिया स्टार्ट। सर मैं 1-2 चीज़ अगर आपको पूछ जी सकूँ, सर। ये आपने खुद से बनाया है? हाँ जी सर। मुझे ये लगा क्योंकि मित्रों नक्शे के अंदर किताबों में ऐसा दिया नहीं है। तो ये आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से और आप ये डाउनलोड करना ताकि अच्छा, आपको ये और हाँ, अच्छे हिंदू शाही ये भी नहीं है कि शाही को गजनी नहीं खत्म कर दिया था, बट ये थोड़ा है, बट दिस ओवरऑल ये थीमेटिकली मैंने बनाया है समझने के लिए। दिस इज मोर फॉर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। वरना हमेशा नक्शों में ये होता है कि उनको 4 चीज़ दिखानी है वही दिखाते हैं, बाकी 6 चीज़ें मिस हो जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ें और आ कौन सी डायनेस्टी, जैसे सेना डायनेस्टी को किसने खत्म किया था, तो गोरी ने ही खत्म किया था। गोरी का ही सेनापति था बख्तियार खिलजी,
बख्तियार खिलजी यहाँ तक आया, गढ़वालों को डिफीट, मोहम्मद गोरी तो खुद गढ़वाल को डिफीट करता है। उसके बाद बिहार और बंगाल को जीता किसने था? तो बख्तियार खिलजी, ही वाज अ घुरिड कमांडर। ओके, वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है 1206 में, वो कौन था? मोहम्मद गोरी का सामंत हुआ करता था। और इस तरह से दिल्ली की सल्तनत की शुरुआत हुई। इनफैक्ट सर, यहाँ से अब मिडिवल इंडिया का ट्रांजिशन हो रहा है। मिडिवल इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक का पीरियड। इस पीरियड में दिल्ली के सुल्तान्स की हम लोग बात करते हैं। टोटल 5 डायनेस्टीज है। गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक रूल करते हैं। इनमें 4 इंपॉर्टेंट राजा आपको देखने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, वी विल सी अल्तुतमिश, रजिया सुल्तान अल बलबन। उसके बाद हमको देखने को मिलते हैं खिलजी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक रूल करती है। इसमें 2 ही राजा इंपॉर्टेंट है, एक है जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा अलाउद्दीन। इनफैक्ट इसमें एक ही राजा इंपॉर्टेंट है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 तक रूल करेगा। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक ऐसे तो रूल करती है 1320 से लेकर 1414 तक, पर इसमें 3 ही राजा इंपॉर्टेंट है। 3 में ग्यासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर, ग्यासुद्दीन बिन तुगलक, जीबीटी के नाम से हम लोग पहचानते हैं। पर सबसे पगला राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था 1325 से लेके वी विल कम टू नो कि 1350 तक रूल करता है। और इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, 5 पागल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं हम लोग उसको। तो एक्सपेरिमेंट्स खैर मतलब स्मार्ट था, वो इतना भी पगला नहीं था, बट इतिहास में कभी कभी बदनाम हो चुका है, जैसे शिक्षक बदनाम हो चुके हैं। एंड वी विल फाइंड कि 1320 से लेके 1414 तक की कहानी आपको मिलती है। इस दौर में भारत में फिर विदेशी आक्रमण हुआ। जैसे देखो, घोरी खुद आक्रमणकारी था और उसी की ब्रांच ने डायनेस्टीज बनाई। तुगलक डायनेस्टी जब रूल कर रही है 1320 से 1414 के बीच में, इस पीरियड में करीबन 1398 के आसपास, 1398 के आसपास भारत में तैमूर ने आक्रमण किया। तैमूर जो सेंट्रल एशिया का राजा था, और उसने आके स्लेव डायनेस्टी को टॉपल कर दिया। इन सब चीजों के कारण जब स्लेव डायनेस्टी कमजोर हो गई, स्लेव मतलब दिल्ली के सुल्तान कमजोर हो गए, तुगलक डायनेस्टी कमजोर हो गई, तो भारत में स्थानिक राज्यों का इमर्जेंस हुआ, प्रोविंशियल किंगडम्स। ओके, तो आप देखते हैं विजयनगर का डेवलपमेंट हो रहा है। गुजरात में मुजफ्फरीद डायनेस्टी निकल के आई। मालवा में आपको खिलजी वंश देखने को मिलता रहता है। बहमनी सुल्तान्स निकल के आए, नीचे दक्कन में सुल्तान्स निकल के आए। ये सब कब आए? 14th सेंचुरी में। इनफैक्ट ऑल द प्रोविंशियल किंगडम्स, they start their legacy in the 1330s, and by 1400s they will be proclaiming independence. This will also include the area of जौनपुर, जहां जौनपुर में भी एक छोटा रजवाड़ा बन के आ गया। तो आप देखिए कि तैमूर के आक्रमण के आगे पीछे के पीरियड में भारत में ये जो 5 डायनेस्टीज है, इन सब का धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इनफैक्ट तैमूर का आक्रमण ही था जिसने भारतीय इतिहास को बदला। कैसे बदला? इट गेव बर्थ टू सैयद डायनेस्टी। अब आप पूछोगे कि ये सैयद कौन थे? तो जैसे तुगलक डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट राजा है, ग्यासुद्दीन बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद तो तैमूर आ गया। तैमूर के आक्रमण के कारण उसने एक व्यक्ति को अपना गवर्नर बना के छोड़ा था, जिसका नाम था खिजर खान। खिजर खान मूलतः से सैयद था। एक्चुअली तैमूर ने दिल्ली में सबका कत्लेआम कर दिया। पर तैमूर ऐसा चाहता था कि देखो, मैं वेलफेयर भी हूँ, मतलब मैं लोगों के बारे में भी सोचता हूँ। तो उसमें एक व्यक्ति उसको जाके मिलता है और कहता है कि तुम मुझे मत मारना, मैं सैयद हूँ। अब सैयद की लेगेसी क्या है? तो सैयद ऐसा मानते हैं इतिहास में, खास करके इस्लामिक हिस्ट्री में, कि सैयद्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो तैमूर को किसी ने कहा कि यार तू वो व्यक्ति को मारेगा तो वो तो प्रॉफिट मोहम्मद का बेसिकली जो इस्लाम के फाउंडर है उनका डिसेंडेंट है, उनका वंशज है, तो तेरे ऊपर पाप लग जाएगा। तो तैमूर उनको गवर्नर बना देता है। इस तरह से खिजर खान, बिकॉज ऑफ हिज सैयद लेगेसी, उनका नाम सैयद था, उनकी लेगेसी सैयद थी, कहीं ना कहीं लिंकेजेस होती होगी, तो सही उनको छोड़ के चला गया और कहा कि आप मेरे गवर्नर बन के रहना। तो इस तरह से तैमूर के आक्रमण के बाद 1398 में फाइनली तुगलक डायनेस्टी 1414 तक खत्म हो गई, और सैयद जो उन्हीं के ही तैमूर के गवर्नर थे, वो अल्टीमेटली बिलसी की एक नए ब्रांच की शुरुआत करते हैं, खिजर खान। इसमें कोई राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये डायनेस्टी बड़ी कमजोर रही है, तैमूर की बदौलत उभर के आई थी। इन्हीं को टॉपल किया लोधियों ने 1451 से 1526 के बीच में, जहां हमें पता चलता है कि लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इंटरेस्टिंगली इस पीरियड में ये लोग अफगान डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। अब देखिए सर, इसमें सबके सब राजाओं के ऊपर तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, पर मैं खाली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादातर राजा कोई एम्पायर नहीं बना पाए, सबके सब दिल्ली के आजू बाजू में ही थे। खिलजीस वर दी ओनली वंस जो लोग दक्कन तक गए थे, या मैं कह सकता हूँ तुगलक्स थे थोड़े बहुत जो दक्कन तक गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को मदुरई तक भेज दिया था 1311 के बाद। ओके, इंटरेस्टिंगली इन सब डायनेस्टीज को तुर्किश डायनेस्टी कहते हैं, मतलब तुर्किश ओरिजिन। लोधी वाज द ओनली डायनेस्टी दैट इज कॉल्ड एज द अफगान डायनेस्टी। ये अफगान थे, प्रॉपर पठान हुआ करते थे। अब हमें क्या याद रखना है इस पीरियड के अंदर?
एक तो याद रखना है तैमूर का आक्रमण, पहली चीज तो हमने देख ली। सेकेंडली हमको इस पीरियड के अंदर याद रखना है प्रोविंशियल किंगडम्स का डेवलपमेंट। जैसे विजयनगर एम्पायर की स्थापना इसी पीरियड के अंदर होगी। हुँ, किसके समय पे थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था 1325 से 1350 के बीच में, तब हरी और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। हुँ, विजयनगर का नेबरहुड हुआ करता था बहमनी किंगडम, बहमनी सल्तनत कहते हैं। हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमद शाह करके एक राजा थे। वो कब स्थापना करते हैं बहमनी किंगडम की? गुलबर्ग और बिदर नाम की जगह से। इट वाज अ कंटेम्पररी ऑफ तुगलक डायनेस्टी ओनली, वो भी तुगलकों के कंटेम्पररी में करेंगे। वही कहानी आप देखिए सर यहाँ पे, वो था लोधी डायनेस्टी। लोधीज 1451 से 1526 के बीच में रूल करते हैं। दिल्ली में इनका कैपिटल था, लेटर ऑन शिफ्टेड टू आगरा। सिकंदर लोधी ने आगरा में शिफ्ट किया। जब सिकंदर लोधी आगरा में कैपिटल शिफ्ट कर रहा था, तब यूरोपियंस की एंट्री हो गई थी। सिकंदर लोधी का कंटेम्पररी था वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 के अंदर। तो हमें कंटेम्पररी ये सवाल आ चुका है सर। ओके, ये पूछा गया था कि जब वास्को डी गामा आया तो कृष्णदेव राय विजयनगर में शासन कर रहे थे। एक्चुअली विजयनगर में उस टाइम पे कृष्णदेव राय नहीं थे, विजयनगर में 4 डायनेस्टीज थी। अभी मैं स्लाइड से आपको समझा देता हूँ। पर कहने की बात मेरी ये है कि हमको ये थीम क्लियर हो जानी चाहिए बेस्ड ऑन द पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526। इसी पीरियड में बड़े साम्राज्य भी बन रहे थे, प्रोविंशियल किंगडम्स भी बन रहे थे, यूरोपियंस की एंट्री भी हो चुकी है। जी सर। और ये भी आप देखिए सर ने ये स्लाइड खुद से बनाई है, ऐसी आपको सीधी कम ही मिलेंगी चीज़ें। और ये भी आपको पढ़ के और लिख के खुद तैयार भी करना चाहिए जैसे-जैसे पढ़ा रहे हैं सर, तभी आप इसको याद रख पाएँगे। मैंने तो सब लिख लिया और मैं मज़ाक नहीं, मैंने सच में लिखा है। 1206 से 1526, उसके अंदर ये गुलाम वंश, उसमें रज़िया सुल्तान थी, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सईद और उसके बाद लोडी। इसमें लोधी लोडी अफ़गान थे, बाकी सब तुर्की थे। तुर्किश थे। फिर ये वास्को द गामा आया, उस वक़्त लोडी अच्छा सर, सल्तनत। इंटरेस्टिंगली खिलजी को ये पावर के ऊपर आने को खिलजी रिवॉल्यूशन कहा गया इंडियन हिस्ट्री में। हुँ, अब लोग क्यों रिवॉल्यूशन कहते हैं? क्योंकि खिलजी वाज तुर्को अफगान डायनेस्टी। हुँ, आधी तुर्किश आधी अफगान थी। इसके पहले ऐसा मानते थे कि भाई खाली तुर्किश लोग ही सत्ता के ऊपर आ सकते हैं भारत में। जैसे बलबन करके राजा था, वो स्लेव डायनेस्टी में था। उसका ये मानना था कि मैं तुर्कों के सिवा किसी और को सत्ता में नहीं आने दूंगा, मैं खुद भी तुर्किश हूँ। और इस तरह से तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें बहुत राजा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश, रजिया मैंने आपको बताया, और बलबन। इनफैक्ट बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक ये दोनों के दोनों इलबारी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे, विद इन द स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक रूल करती है। ये अपने आप को इलबारी कहेंगे, इलबारी टर्क्स कहेंगे। तो देवर ऑल तुर्किश पीपल, बट ये अपनी ओरिजिन में अपने आप को इलबारी कहते हैं, इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर 1316 तक रूल कर रहा होता है। वी विल फाइंड कि तुगलक में गयासुद्दीन बिन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1350 और फिरोज शाह तुगलक 1350 से 1388। हुँ, उसके बाद फिर क्राइसिस शुरू हो गई और इसी क्राइसिस का लाभ उठाया तैमूर ने 1398 में जब इन्वेजन किया। हुँ, तो इस हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट तुगलकों का आक्रमण हुआ तब तक हमको ये याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ही विजयनगर डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी है। विजयनगर के साथ साथ बहमनी किंगडम भी बन के आ चुका है। इनफैक्ट जब तैमूर का आक्रमण हुआ उसके बाद भारत में छोटे राज्य और बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रमण हुआ, सेंट्रल फोर्सेस कमजोर हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब बेसिकली निकल के आएंगे। तो इसी का ही परिणाम था कि सैयद और लोधियों का इमरजेंस हुआ गुजरात में। वी विल सी कि गुजरात सल्तनत की डेवलपमेंट हुई। राजस्थान में राणा संगा आपको, सॉरी राणा कुंभा आपको देखने को मिलते हैं। मालवा इंडिपेंडेंट हुआ, बहमनी सल्तनत इंडिपेंडेंट हुआ, विजयनगर इंडिपेंडेंट हो गया। शर्की डायनेस्टी जौनपुर में रूल करती है। और इस पीरियड में लोधीस है ना, उनको बड़ा लाभ हो गया, ये पठान डायनेस्टी के रूप में थे। लोधी में हम कैसे याद रखेंगे? 1451 में शुरू हुआ, 1526 में इनका डिक्लाइन हो गया। ये डिक्लाइन क्यों हुआ था? बाबर के कारण। तो अल्टीमेटली लोधी डायनेस्टी का किसी ने खत्म किया है, वो बाबर था, जिसने अपनी लेगेसी को कंटिन्यू किया, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया से अटैक करता है। अब हमें क्या याद रखना है सर? 3-4 चीजें याद रखेंगे। बाबर कौन किसका कंटेम्पररी था? तो इस पीरियड में हमको दूसरी चीज याद रखनी, वो है भक्ति मूवमेंट। क्यों? क्योंकि दिस इज अ पीरियड वेयर इंडिया में भक्ति सूफी मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। तो बाबा नानक की कहानी आप देखोगे तो ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बाबर। कबीर मोस्ट प्रोबब्ली वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बाबर। 1460 से लेके पकड़ के चलो 1530 तक का पीरियड है। तो वो सब के सब, तो बाबर का जब आक्रमण हो रहा था, हुँ, तो कहीं ना कहीं ऑल दिस पर्सनालिटीज ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट वर आल्सो इन इंडिया एट दैट टाइम। इनफैक्ट बाबर का जब आक्रमण हुआ तो हमें यह भी याद रखना है कि नीचे कृष्णदेव राय रूल कर रहे थे। तो बाबर ने 1526 में जब शासन किया
और लोधी डायनेस्टी को उसने पलटा दिया, पानीपत की पहली लड़ाई की, तो कृष्णदेव राय उसके कंटेम्पररी आपको मिलेंगे। तो इस थीम के आधारित हमको याद रखना है मिडीवल इंडिया को। 1526 में जब बाबर आया तो एट दैट टाइम विल सी कि मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई, मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होगी। बट इस दौर में रीजनल स्टेट्स में विजयनगर है। अब देखो विजयनगर सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 डायनेस्टीज रूल करती है। ये विजयनगर 1336 में शुरू हुआ था और 1570 तक खत्म होता है, 1570 तक। इसमें 4 डायनेस्टी है। एक है संगम डायनेस्टी जो इसकी फाउंडर हुआ करते थे, दूसरे थे सुलवा जो इनके मिनिस्टर्स थे, इन्हीं को टॉपल करके तुलवास है और फाइनली अराइवेड हुआ है। अब कैसे याद रखेंगे, तुलवा डायनेस्टी से कृष्णदेव राय थे 1509 से 1529 तक। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर अराइवेडू डायनेस्टी आती है। अराइवेडू आखिर की डायनेस्टी है एक्चुअली। कृष्णदेव राय के बाद फिर विजयनगर का डिक्लाइन हो गया। क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि इस दौर में विजयनगर की लड़ाई हो रही थी बहमनी किंगडम के। बहमनी किंगडम कहाँ पे रूल करता था, गुलबर्ग और बीदर से। तो बहमनी किंगडम का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया और उनमें से वी विल कम टू नो कि 5 अलग अलग राज्य निकल के आए, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर, बेरार और ये सब के सब। इनको कहते हैं शाही डायनेस्टी, शाही डायनेस्टीज। ये शाही डायनेस्टीज 5 थी, इमाद शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, बेरार शाही, सॉरी इमाद शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, निजाम शाही और आदिल शाही। ये शाही डायनेस्टीज ने इकट्ठा करके विजयनगर के ऊपर अटैक किया। तो 4 शाही डायनेस्टी थी, इन्होंने कहा कि भाई 5 थी, 5 में से 4 ने विजयनगर के ऊपर अटैक कर दिया। और 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा होती है। इन दिस बैटल ऑफ तालीकोटा विजयनगर हार गया और इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास खत्म हो गया। अब इसमें क्या याद रखेंगे कि जब तालीकोटा हुई तब मुगल में कौन रूल कर रहा था, तो हमें बेसिकली अब पीछे ऊपर जाना है। तो हिस्ट्री दोनों टाइम एंड स्पेस में पैरेलली चलती है, ये याद रखना है। तो जब बाबर आया तो विजयनगर पीक के ऊपर था। हुमायूं जब शासन करता है 1530 से 1540 के बीच में, तब विजयनगर अपनी मैं कहता हूं कि क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है। अकबर तक आते आते वी विल सी कि विजयनगर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो हिस्ट्री में हमेशा टाइम एंड स्पेस डायमेंशन याद रखेंगे। ऊपर कुछ हो रहा है, नीचे दक्षिण में पैरेलली कुछ ना कुछ चीजें चल रही है। अगर ये टाइमलाइन में याद नहीं रखा तो फिर हिस्ट्री समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये लास्ट पार्ट है मिडिवल इंडिया का। अब हम लोग मिडिवल इंडिया के लास्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज द मुगल्स। तो दिल्ली सल्तनत हमने देखा 1206 से लेके 1526 तक, राइट। इसी पीरियड में हमने विजयनगर का भी डेवलपमेंट देख लिया कि कैसे अलग अलग डायनेस्टीज में निकल के आया। 1526 में बाबर की एंट्री हुई और 1707 तक मुगल्स आपको मिलेंगे। इनफैक्ट मुगल्स कंटिन्यू टू सर्वाइव अप टिल 1857, 1857 तक भी आपको मिलता है। पहले जो मुगल्स आए उनको कहते हैं ओरिजिनल मुगल्स। ओरिजिनल मतलब जो शक्तिशाली थे, मजबूत थे। दूसरा है लेटर मुगल्स जो 18 सेंचुरी में है मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट के रूप में। ये लेटर मुगल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इनकी शासन आलम से लेके पालम तक हो गई थी, मतलब लाल किले से लेके दिल्ली के आजू बाजू के विस्तार तक सीमित हो चुके थे। क्यों, क्योंकि इस पीरियड में मराठास का ग्रोथ पीरियड चल रहा था, पेशवास का। तो मुगलों में बाबर 1526 से 30 के बीच में रहा, फिर हुमायूं रहा 1530 से लेके 1540 तक। प्रॉब्लम ये हुआ कि हुमायूं 10 साल तक शासन कर पाया, फिर उसको 15 साल तक भारत के बाहर जाना पड़ा। अब ऐसा क्या हो गया था 15 साल में, तो शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा सबने, आपने भी सर शायद जी, तक जी। शेरशाह सूरी इंडियन रुपीस के बारे में हमने डिस्कस भी किया है। तो शेरशाह सूरी जो है उसने हुमायूं को भगा दिया और इस तरह से उसने सूरी वंश की स्थापना की 1540 से लेके 1555 तक। हुआ क्या कि शेरशाह सूरी ज्यादा टिक नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई 1545 में। फिर अफगान राजाओं के बीच में लड़ाई हो गई। सूरी डायनेस्टी 15 ईयर्स तक रूल करती है। हमें ये क्लैरिटी हो रही जा रही है कि दिस वाज द सेकेंड अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में 2 बार अफगानों ने डायनेस्टी बनाई है, एक लोधी ने बनाई, लोडी। दूसरी सूरीज ने बनाई। इस तरह से याद रखेंगे। सेकेंडली हुमायूं 1555 में वापस आया, सूरीज को हरा देता है, वो फिर से जीत जाता है, बहुत अच्छी बात है। पर टिक नहीं पाया, मर गया। कैसे मर गया, सीढ़ी से गिर गया था, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई तो अफगानों को फिर मौका मिला कि चलो हम दिल्ली फिर से कैप्चर करते हैं। अकबर आया, अकबर का जो सेनापति था बैरम खान, उसने सेकंड पानीपत की लड़ाई की 1556 में। दैट वाज बिटवीन द मुगल्स एंड द अफगान्स। पहली पानीपत लोधी और मुगल्स के बीच में हुई बाबर थी, के वो बीच। भी अफगान और मुगल्स के बीच में लड़ाई है सर। ओके, तो हर बार पानीपत में अफगान मुगल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलती रहती है। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक रूल करता है। इस पीरियड में सैकड़ों यूरोपियंस इंडिया के अंदर आता है, पोर्चुगीज बहुत बढ़ जाता है। इसी पीरियड में अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके वी विल सी की एम्पायर भी बना। उसके बाद जहांगीर आया 1605 से लेकर 1628 में। दिस इज द पीरियड वेयर द राइज ऑफ द यूरोपियन कंपनी विल टेक प्लेस। व्हाई,
क्योंकि आप देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके कोर्ट में आया था? जहांगीर के कोर्ट में आया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दुकान सबसे पहले जहांगीर के दौर में खोली थी। ब्रिटिश ने सूरत के अंदर पोर्चुगीज को हराया इन द बैटल ऑफ स्वालीहोल, जहांगीर के समय पे ये सब कुछ हो रहा है। तो एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द वीक रूलर इन द मुगल डायनेस्टी। एंड वी विल फाइंड कि यूरोपियंस आर कंसोलिडेटिंग देयर बेस। इनफैक्ट इस दौर के अंदर धीरे धीरे करके और भी यूरोपियंस आते हैं। ग्रेजुअली शाहजहां का पीरियड आया 1628 से लेकर 1658 तक का पीरियड। तो 28 से 58 तक का जो पीरियड है, ये वो पीरियड है जब शाहजहां को लगा कि अब मुझे अपना साम्राज्य और मजबूत करना चाहिए। खास करके ये जो शाही डायनेस्टीज है इनको खत्म करना चाहिए। तो शाहियों में टोटल अब 5 शाही थे पहले, 5 में फिर 3 ही बच गए थे प्रोमिनेंटली। उसमें शाहजहां ने अहमदनगर को खत्म किया, निजाम शाही डायनेस्टी हुआ करती थी, और 1636 में उसने अहमदनगर डायनेस्टी को खत्म कर दिया। औरंगजेब और उसकी सेना को भेज के, औरंगजेब उसका गवर्नर भी था, उसका बेटा भी था, और इस तरह से शाहजहां ने अपना साम्राज्य बनाया। इनफैक्ट शाहजहां सबसे पहला प्रोमिनेंट राजा आया जिसने बंगाल भी जीता था उस पीरियड में। बंगाल अकबर कभी नहीं जीत पा रहा है, पर शाहजहां जीतता है। और शाहजहां जब बीमार हुआ तो औरंगजेब ने सत्ता कब्जे कर ली, और 1658 से लेके 1707 तक आते आते आखिर के मुगल राजा के रूप में 50 साल तक उसने शासन किया। मैं क्यों आखिर का मुगल राजा कह रहा हूँ? क्योंकि 1707 के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल आए वो मुगल नहीं थे, वो मतलब काइंड ऑफ पिपुड़ी बजाने मुगल थे सर, ठीक है ना, उनकी कोई ज्यादा सत्ता नहीं है। इनफैक्ट औरंगजेब वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। क्यों? क्योंकि इस पीरियड के अंदर ही शिवाजी महाराज का भी ग्रोथ हो रहा है। 1628 1630 से लेके करीबन 1680 तक ही इज ट्राइंग टू रीबिल्ड एंड एस्टैब्लिश द मराठा एम्पायर। ओके, तो वी विल कम टू नो कि इस दौर में आपको ये भी चीज देखने को मिलती है, यूरोपियंस आ चुके हैं पर यूरोपियंस कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर इस बात का है कि भाई यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक मुगल साम्राज्य नीचे दक्षिण तक चला गया। इनफैक्ट औरंगजेब ने आखिर के 2 शाही डायनेस्टीज को खत्म कर दिया, बीजापुर के आदिल शाही डायनेस्टी को, और कुतुब शाही डायनेस्टी जो हैदराबाद के बाजू में गोलकोंडा से रूल कर रही थी। और उसके बाद फिर उसने शिवाजी के साथ लड़ाई की। खैर शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई 1680 में। उनकी फैमिली ने अपनी डायनेस्टी को कंटिन्यू किया, और इस तरह से मिडिवल इंडिया का ट्रांजिशन हुआ 1707 में। 1707 में मुगल राजा औरंगजेब की मृत्यु हुई, और उसके बाद इतिहास बदल गया, जज्बात बदल गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद आए लेटर मुगल्स। ये लेटर मुगल्स करीबन 10 राजा है। ये आलम से लेके पालम तक शराब शवाब और कबाब के कभी बाहर नहीं निकल पाया है। शासन व्यवस्था बड़ी कमजोर थी इनकी, रेवेन्यू सिस्टम बड़ी कमजोर है। इसी का ही फायदा उठाया मराठास ने एक बार फिर। क्यों? क्योंकि 1707 में उभर के आए थे पेशवास। अब पेशवास कह रहे हैं कि अब हमारा साम्राज्य बनेगा, मुगलों का नहीं बनेगा। और इस तरह से पेशवास अपना साम्राज्य बना रहे हैं। लेटर मुगल्स दिल्ली के आजू बाजू में कंसोलिडेशन करने के लिए बैठे हुए हैं। यूरोपियंस में इंग्लिश आ चुके हैं, फ्रेंच आ चुके हैं, और डच लोगों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और इसी का ही फायदा इन सबको मिलेगा, क्योंकि भारत 18 सेंचुरी में एक नए ट्रांजिशन से निकल रहा था। ये बेसिकली सर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसके लिए हम लोग उसके ऊपर ज्यादा नहीं चाह रहे हैं। जी सर, मैं सिर्फ एक प्रश्न आपको पूछना चाहूँ। हाँ जी। आप ये जो पानीपत की 3 बार जो लड़ाई हुई, हाँ तो मतलब क्या ये लोग एक दूसरे को पहले व्हाट्सएप मैसेज भेजा करते थे कि तू भी इधर आ जा और मैं भी इधर आ और इधर ही राड़ा करते हैं? ऐसा क्यों नहीं कि वो मैं दिल्ली में आपके किले पे चढ़ाई करूंगा, नहीं ये दोनों जने मिलके पानीपत ही क्यों जमा हो रहे हैं? सर देखो, 3 चीजें हैं। यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछा था कि व्हाई पानीपत। पानीपत हैज बीन अ प्लेस दैट वाज चूजन बाय द इन्वेडर। भारतीय इतिहास में ऐसा रहा है कि इन्वेडर जो है, जो पंजाब कैप्चर कर देता था पहले। तो हमें ये पता चलता है कि बाबर ने सबसे पहले पंजाब कैप्चर कर दिया, तो उसने प्लान ये किया कि मैं दिल्ली में जाके नहीं लड़ूंगा, क्योंकि दिल्ली में लोकल फोर्सेस को ग्राउंड में थोड़ी फायदा होता है। तो ही न्यू कि मैं दिल्ली के बाहर सटा जाऊंगा तो ठीक रहेगा। अच्छा, यहाँ का स्थानिक राजा था, उसको भी एक प्रकार का डर था कि मेरे घर में घुस जाएगा तो मेरी किरकिरी हो जाएगी, तो इट्स बेटर टू होल्ड हिम आउटसाइड। तो पानीपत वाज एक्चुअली अ ग्राउंड, वहां पे सोर्सेज की अवेबिलिटी थी, ओपन ग्राउंड था। पंजाब के ऊपर लड़ने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि वहां लड़ेंगे जीत के तो फिर बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा आते आते, तो फिर दिस वाज द आइडियल प्लेस। तो 1556 में 1526 में इट वाज बाबर हु डिसाइडेड द प्लेस पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोरी। अगेन इन 1556 इट वाज मुगल फोर्सेस, द बैरम खान अकबर का सेनापति था। अकबर तो उस टाइम पे 14 साल का लड़का था, उसको क्या समझ में आएगा। बट ही वाज द वन हु डिसाइडेड टू टेक द कॉल कि भाई मैं अफगानों को यहाँ बुलाऊंगा और फिर यहाँ पीटूंगा। 1761 में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि 1761 में एक्चुअली मुगल्स नहीं लड़े थे अफगानों के सामने। जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, इट वाज द मराठा फोर्सेस ऑफ साउथ इंडिया एंड डेक्कन हु डिसाइडेड टू टेक ऑन दी अफगान एट पानीपत। क्यों? क्योंकि मराठास में पेशवास ने अपना एम्पायर बनाया था। आप देखिए, मराठा एम्पायर मैंने लिखा है 1707 से 1761।
वेयरएज़ पेशवाशिप खत्म कब हुई? 1818 में, जब ब्रिटिश ने उनको खत्म किया। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि 1761 में, क्योंकि मराठास आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 दे वर द वंस हू डिसाइडेड टू स्टॉप द अफगान्स कि बहुत हो गया, क्योंकि दिल्ली के आजू-बाजू में अफगानों का दबदबा था। मराठास चाहते थे कि दिल्ली उनके अंडर में आना चाहिए, क्योंकि तब जाके उनका दबदबा बनेगा, उनका बिल्कुल। साम्राज्य बनेगा। तो उन्होंने अफगानों को रोकने के लिए और अहमद शाह अब्दाली की सेना को तोड़ने के लिए फिर पानीपत, उसमें भी अहमद शाह अब्दाली ने ही स्मार्टनेस दिखाई। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, मराठा हार गए। पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ इन्वेडर्स ने वहाँ पे जानबूझ के करवाई है, एक रीज़न ये है। मतलब सर आखिरी तीसरी लड़ाई में कौन जीते? अफ़गान? अफ़गान जीत गए। इनफैक्ट पहली 2 में अफ़गान्स हारे हैं, तीसरे में अफ़गान जीत गए हैं। तो वो अगर जीत गए तो उसके बाद वो क्यों नहीं बना पाए वापस साम्राज्य? बैटल ऑफ पानीपत के बाद ऐसा हुआ कि अहमद शाह अब्दाली का जो मूल फ़ोकस था वो काबुल था। तो ही नेवर इंटेंडेड टू कम एंड स्टे इन दिल्ली। तो उसने अपने सेनापतियों को अपॉइंट किया था, उसका बेटा भी था जो गवर्नर के रूप में यहाँ पे अपॉइंट होने वाला था। मराठास ने हार के भी बैटल जीती है ऐसा मानते हैं, क्योंकि द मराठास फॉट वेरी ब्रेवली एंड अल्टीमेटली वो है ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मराठास ने ये काम किया कि अफ़गान भले उनसे जीत जाए और मराठास हार गए, पर दूसरी बार यहाँ पे अफ़गान्स एंट्री ना करे उतना माहौल बना गए। और शायद इसी का ही परिणाम था कि भारत में इसके बाद अफ़गान इन्वेजन आपको नहीं देखने को मिलता, उल्टा होने की शुरुआत हुई। मराठास ने जिस तरह से शौर्यता से लड़ाई की और मराठास को खत्म करके जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता के ऊपर आई, तो ब्रिटिश जो थे वो अफ़गानिस्तान में जाके फिर उनको लड़ते हैं। जी सर। मित्रों इसमें और भी आगे पीछे बहुत सारे